स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस सीरीज के अंदर जहां पर हम CMA इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए GST यानी बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर बेटा हम डिस्कस करके चल रहे हैं जो वर्कबुक आपको इशू कर रखी है इंस्टीट्यूट ने, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां से हम नहीं केवल क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को भी देखकर चल रहे हैं, ताकि बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर ले। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी देख लिए होंगे। आज बेटा हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम आपका स्टडी नोट नंबर 5 एंड स्टडी नोट नंबर 6 कवर कर चलेंगे। तो बेटा फटाफट से देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आई होप बेटा आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है बेटा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लें और पहले जाकर आप लेक्चर नंबर 1 देखें, बिकॉज लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने फ्लो ऑफ GST मतलब कि बेटा गुड्स एंड सर्विसेज से लेकर आखिरी तक टाइम ऑफ सप्लाई तक पूरा कवर करा है, जहां पर रजिस्ट्रेशन, वैल्यूएशन, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, आपको इंटर कैसे देखना होता है, जो सीक्वेंस है बेटा, जो गेट सिस्टम है, वो गेट सिस्टम मैंने आपको वहां पर पूरा कवर करवाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि लेक्चर नंबर 1 आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके बाद आप देख सकते हो सब जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो टॉपिक आप यहां से कवर कर सकते हो। हालांकि मैं कहूंगा कि ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है बेटा, आपको सारे के सारे लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। आगे चलते हैं बेटा और आज के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है और उसका पार्ट ए में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। Which of the following is a special category state? Which of the following is a special category state? बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट जीएसटी में दो जगहों पर पाए जाते हैं। यानी जब हम एक्ट पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं जीएसटी का, तो हमें बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दो जगहों पर मिलते हैं। कितनी जगहों पर? दो जगहों पर। एक होता है बेटा आपका आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, याद करो। हाँ सर, याद आ गया, रेगुलर क्लास में बताया था ना मैंने आपको। आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, जहां पर किसकी बात होती है दोस्त? जीएसटी काउंसिल, बिल्कुल सही जवाब, जीएसटी काउंसिल। तो बेटा जीएसटी काउंसिल की बात करके चलते हैं हम कहां पर? आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। और दूसरा होता है बेटा चैप्टर किसका? रजिस्ट्रेशन का। वेरी गुड, दूसरा चैप्टर होता है बेटा आपका रजिस्ट्रेशन का। तो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट बेटा आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बता रखे होते हैं और दूसरा आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट आपको कहां बता रखे होते हैं? आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, जो जीएसटी काउंसिल की बात करके चलते हैं बेटा, वहां बता रखे होते हैं। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का क्या मतलब होता है? बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो स्टेट होता है जिसको थोड़ी सी स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? थोड़ी सी स्पेशल रिलैक्सेशन, जहां पर रजिस्ट्रेशन की लिमिट ज्यादा ना होकर बेटा कम होती है, क्योंकि वहां का बिजनेस ही बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट अगर वहां पर लिमिट बहुत ज्यादा रखेगी तो कभी उन लोगों को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना ही नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को एक्ट के अंदर दिए जाते हैं। फिलहाल बात यह है, आपका क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उसका सवाल है सब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अपन को क्या बताना है? अपन को जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन ऑप्शंस में से स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सा वाला है। तो अगर अपन ये समझ लें कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं, तो अपन को अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कि इनमें से स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सा है। वेरी सिंपल, और बेटा काफी तो कॉमन है। मैं बताता हूं आपको, पहले रजिस्ट्रेशन वाले कवर करता हूं। मैंने ऑलरेडी बेटा चार्ट बना के इसका अपने कम्युनिटी टैब के अंदर डाल रखा है। मैं फिर बता रहा हूं, कम्युनिटी टैब। तो आपको क्या करना है बेटा, मेरा चैनल ओपन करना है, उसके कम्युनिटी टैब में जाना है, वहां पर सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबका मैंने चार्ट बना के डाल रखा है, लिमिट का। तो कंपोजिशन की लिमिट भी कवर हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन की लिमिट भी कवर हो जाएगी और सारे के सारे स्टेट्स भी कवर हो जाएंगे। कौन से स्टेट आपके स्पेशल कैटेगरी है, कौन से अदर देन स्पेशल कैटेगरी है, किसके लिए क्या क्या रेट है, पूरा बेटा एक शानदार चार्ट के अंदर मैंने बना के डाल रखा है। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो बेटा टेलीग्राम कर लो, वहां पर भी डाल रखा है, व्हाट्सएप में भी डाल रखा है और कम्युनिटी टैब में भी डाल रखा है। ठीक है, तो कम्युनिटी टैब जो हमारे चैनल की है उसको आप रेगुलरली विजिट करते रहो, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, लिंक्स, इमेजेस, नोटिफिकेशंस, डायग्राम्स अपलोड करता रहता हूं। तो कम्युनिटी टैब बेटा ओपन करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बेटा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट अगर मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करूंगा तो वहां पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। चार। क्या बोला मैंने? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मेरे साथ साथ बोलेंगे सर। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड,
और त्रिपुरा। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। ये होते हैं 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की। लेकिन मेरे दोस्त जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर किसकी बेटा, 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल बेटा, इसकी आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल, जब मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा इसके अंदर ये तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते ही होते हैं, जो यहां दे रखे हैं ये तो होते ही होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो बेटा आपको यहां पर मिल ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, कुछ और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। सर कौन कौन से हैं, ये तो है इधर जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में है, वो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए में है, वो वाले स्टेट्स तो हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके अलावा एडिशनल स्टेट्स और भी हैं। तो बेटा हम देखते हैं उन एडिशनल स्टेट्स को कि कौन कौन से एडिशनल स्टेट्स वहां पर कवर होते हैं। तो बेटा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ बेटा एपी, क्या बोलता हूँ, एपी, तो अरुणाचल प्रदेश भी यहां पर बेटा आपका कवर होता है। ठीक है सर, हाँ अरुणाचल प्रदेश जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा एपी, उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसको प्यार से बोलते हैं बेटा हम यूके, एपी, यूके, मेघालय, ठीक है बेटा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है बेटा। हाँ सर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, हो जाती है बेटा कभी कभी, उसका आप ध्यान रख सकते हो। अपन को मतलब है नाम कौन कौन से हैं उससे, ठीक है हाँ सर, क्योंकि अपन को लिख के नहीं दिखाना बेटा, अपन को वहां पर ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, क्या बोला, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, एपी अरुणाचल प्रदेश, यूके उत्तराखंड, मेघालय, मेघा का मतलब मेघालय और सिक्किम का मतलब सिक्किम, तो एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम। मेरे साथ साथ बोलो बेटा, मैं आपको अभी हाथों हाथ याद भी करा दूंगा। इसके अलावा बेटा देखो ये 4 और ये 4 मैंने आपको बता दिए, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट हम कवर कर चुके हैं। किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए के अंदर। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर तो सिर्फ 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन जो आर्टिकल है ना 279 कैपिटल ए, उसके अंदर बेटा 8 तो मैंने बता दिए, 3 और मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेटा आसाम, हिमाचल प्रदेश जिसको हम प्यार से बेटा एचपी बोलते हैं, आसाम, हिमाचल प्रदेश, और आपका प्यारा बेटा जम्मू एंड कश्मीर, हम सबका प्यारा जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा ये भी यहां पर आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट 3 बन जाते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्या यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, नहीं है सर, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उन 4 में से तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा एपी, यूके, मेगा, सिक्किम, देखो कहीं है क्या एपी, यूके, मेगा, सिक्किम, नहीं सर वो भी नहीं है। तो बचे क्या बेटा आखिरी के 3, आसाम, हिमाचल प्रदेश और लास्ट आपका बेटा जम्मू एंड कश्मीर। क्या बेटा आसाम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो फाइनली बेटा मेरे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है और वो है हिमाचल प्रदेश, यानी फाइनली बेटा हिमाचल प्रदेश आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनेगा और यहां पर बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आई होप बेटा आपको सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट याद हो गए होंगे। क्या बताया मैंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर, देखो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये होते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर होते हैं। ये एज इट इज बेटा आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए के अंदर भी दे रखे हैं। कहां दे रखे हैं बोलो, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए के अंदर। उसके अलावा एडिशनल और दे रखे हैं, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम और 3 और बेटा आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए यानी कि जीएसटी काउंसिल। और बेटा वहां पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कौन से पॉइंट में दे रखे हैं, तो वहां पर बेटा पॉइंट नंबर आता है आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए का पॉइंट नंबर जी, क्लॉज जी, क्या बोलते हैं इसको, क्लॉज जी। वहां पर जाके देखोगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर। बेटा बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले उसे क्या बताना पड़ता है। बेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू नहीं हुआ है अभी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होने से पहले, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले बेटा जीएसटी पोर्टल पे जाती है, आपको अपनी ईमेल आईडी और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है।
बोलो बेटा क्या डालना पड़ता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी यहाँ पर है नहीं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पे बेटा आपके पास में ओटीपी आता है। जब आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हो बेटा तो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं TRN। क्या बोलते हैं, TRN। और फिर बेटा जब वो TRN डालकर आप लॉग इन करते हो तो फिर बेटा आपके पास में GST REG 01 जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है वो फॉर्म आता है। फिर पर्टिकुलरली बेटा वहां पर अपन सारी की सारी डिटेल्स सबमिट करके चलते हैं। बोलो हाँ के ना, हाँ सर ठीक है, आगे चले, हाँ सर आगे चलो। आगे आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। बोलो क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस पेमेंट डिपॉजिटेड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी क्रेडिटेड इन। बेटा जो एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो ना, एडवांस पेमेंट वो तो जेब से जमा करा रहे हैं, तो जो पेमेंट मैं जेब से जमा करा रहा हूँ वो कहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आएगा। मैंने पिछले लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 2 में भी आपको बताया था। सर क्या बताया था कि बेटा 3 तरीके की लेजर्स पाई जाती हैं। एक होती है ई कैश लेजर, एक होती है बेटा ई क्रेडिट लेजर, और एक होती है बेटा ई लाइबिलिटी लेजर। क्या होती है बोलो, लाइबिलिटी लेजर, हाँ क्या ना, हाँ सर ई लाइबिलिटी लेजर भी होती है। तो बेटा जो ई लाइबिलिटी लेजर होती है उसमें लाइबिलिटी आती है, यानी कि आपकी आउटपुट लाइबिलिटी। क्रेडिट लेजर में बेटा आपका ITC आता है, और कैश लेजर में बेटा जो भी आप डिपॉजिट कराते हो पे करने के लिए वो आता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो भी आप डिपॉजिट करा रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश सॉरी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा। आगे चलें, हाँ सर। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बोलो क्या आ रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल। बेटा ISD जो होता है ना, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको क्या फाइल नहीं करना होता बेटा, इसको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना होता। क्या फाइल नहीं करना होता, एनुअल रिटर्न। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा सेक्शन नंबर 44 जो एनुअल रिटर्न का होता है उसमें ऐसा लिख रखा है। वहां पर बेटा कुछ लोगों को एक्सेप्शन में रख रखा है, मतलब क्या दे रखी है, एग्जम्पशन। क्या दे रखी है, एग्जम्पशन, कि इन लोगों को TDS TCS वालों को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, इन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इनको बेटा एक्सेप्शन में डाल के क्या निकाल रखा है, बाहर निकाल रखा है इनको एनुअल रिटर्न। उईडार बेटा, उईडार वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं, उईडार वाला, इनको एक्सेप्शन दे रखी है। तो उईडार वाला हो गया, TDS TCS वाला हो गया, आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, किन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होता सेक्शन 44 के हिसाब से। उन लोगों की लिस्ट मैंने आपको बताई। तो इन लोगों को बेटा यहाँ पर एनुअल रिटर्न, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इनको फाइल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है बेटा, शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। आगे चले, हाँ सर। GST इज चार्जेबल एट दी टाइम। बेटा वर्ड यूज है चार्जेबल, पेबल नहीं बोल रहा वो। GST पे कब होता है, GST पे कब होता है और GST चार्ज कब होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। GST चार्ज होता है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई पर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कहाँ लिखा है सर ऐसा, कहाँ लिखा है ऐसा बेटा, आप चार्जिंग सेक्शन पढ़ो ना, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9, जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है बेटा सप्लाई के टाइम पर GST लेवी किया जाएगा। लेवी करना मतलब होता है बेटा चार्ज करना। क्या बोला मैंने, कब लेवी किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करोगे, गुड्स और सर्विसेज की। क्या बोला, जब आप टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करोगे तो वहां पर बेटा क्या लेवी होकर चलेगा, बोलो फटाफट मेरे साथ बोलो, आवाज आनी चाहिए यहां तक। बेटा GST चार्ज होकर चलेगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। GST बेटा पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से होता है। एक होता है बेटा GST का चार्ज होना, एक होता है GST का पेमेंट होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं GST चार्ज करने की बात कर रहा हूं और बेटा मैं GST पे करने की बात कर रहा हूं, GST पे करने की बात करो, अगर आप चार्ज की बात करो ना, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है बेटा लेवी, और पे का मतलब होता है बेटा पेमेंट। हाँ के ना सर, ये तो बड़ी आसान चीज है। लेवी कब होता है बेटा, लेवी होता है जब आप सप्लाई करते हो, जब आप क्या करते हो मेरे दोस्त, सप्लाई करते हो। लेकिन पे होता है बेटा जब उसका टाइम ऑफ सप्लाई आता है, टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था प्रोविजन अलग अलग होता है। सप्लाई के लिए बेटा अपने पास में सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7, जबकि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बेटा आपके पास में अलग अलग सेक्शन होते हैं। गुड्स के लिए सेक्शन नंबर 12 और सर्विस के लिए सेक्शन नंबर 13। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके सामने, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज फॉर। बेटा गुड्स के रेस्पेक्ट में जो आपने डुप्लीकेट कॉपी होती है ना, देखो मैं आपको समझाता हूं, वैसे आगे आएगा बेटा ये क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब हम इनवॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं बोलो, व्हेनेवर वी इशू इनवॉइस, जब भी अपन इनवॉइस बनाते हैं ना बेटा, तो इनवॉइस दो चीजों के लिए बनती है। या तो मैंने क्या सप्लाई करा होगा बेटा, या तो मैंने
गुड्स सप्लाई करा होगा या फिर बेटा मैंने सर्विसेज सप्लाई करी होगी। जब गुड्स के लिए इनवॉइस बनाऊंगा बेटा तो तीन बनेगी, एक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट, एक ट्रिप्लीकेट। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेटा ओरिजिनल और डुप्लीकेट ही बनती है, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्टर नहीं होता। सर्विस ट्रांसपोर्ट की जा सकती है बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाना बेटा आपको ट्रक में रख के भेज सकता हूं, आप वहां पर उतार के देख सकते हो। नहीं, जो पढ़ाऊंगा वो बेटा दो जनों के बीच में होता है, ट्रांसपोर्टर उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। तो इसलिए बेटा गुड्स, बेटा देखो पेन ड्राइव अलग चीज होती है। आपको सर पेन ड्राइव क्लास आप करते हो ना ट्रांसपोर्ट, बेटा पेन ड्राइव क्लास में ट्रांसपोर्ट क्लास नहीं होती है, सर्विस ट्रांसपोर्ट नहीं होती, पेन ड्राइव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि गुड्स, किताबें, बुक्स ट्रांसपोर्ट होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इन दैट केस मैं जो ट्रांसपोर्ट करता हूँ वो गुड्स होता है ना कि सर्विस। सर्विस में बेटा दो ही लोग हो सकते हैं, दो ही पार्टी हो सकती है, इसलिए दो ही इनवॉइस बनती है ना। एक तो बनती है ओरिजिनल इनवॉइस, और आप जानते हो बेटा ओरिजिनल इनवॉइस कौन लेके जाएगा? जिसने सर्विस ली है, यानी कि रेसिपिएंट, RECIPIENT। और डुप्लीकेट में रख लूंगा बेटा सप्लायर, है ना। डुप्लीकेट कौन रख लेगा? सप्लायर अंकल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। जबकि बेटा यहां पर मामला अलग है, यहां पर तीन होती है, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्टर अंकल भी होते हैं ना। हाँ, ओरिजिनल तो हमेशा कौन रखेगा बेटा? ओरिजिनल इनवॉइस सोच के देखो आप, ओरिजिनल इनवॉइस बेटा मैं किसको दूंगा? ओरिजिनल इनवॉइस में हमेशा और हमेशा किसको दूंगा? रेसिपिएंट को। बेटा काटूंगा ही उसके लिए ना, उसने सामान खरीदा तो ओरिजिनल तो वही रखेगा, रेसिपिएंट। कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पे बेटा आती है डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में किसको दूंगा बताओ? बेटा ट्रांसपोर्टर को दूंगा। किसको दूंगा बोलो? ट्रांसपोर्टर। इसके ऊपर ट्रांसपोर्टर का राइट होता है। और फाइनली बेटा आपके पास में आती है ट्रिप्लीकेट, वो सप्लायर रखेगा। वो कौन रखेगा बोलो? वो सप्लायर रखेगा। आई होप बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है डुप्लीकेट कौन रखेगा, क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है डुप्लीकेट कौन रखेगा। तो डुप्लीकेट अभी अभी बताया मैंने, ट्रांसपोर्टर रखेगा, क्योंकि केस किसका बेटा? गुड्स का केस है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, आगे चले। हाँ, एज पर द CGST एक्ट द एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन ओनली ऑन हिज अकाउंट, only made on behalf of all his principal on his own account or made on behalf of all his principals or only acting as an agent। बेटा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। कैसे है मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझो कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। मैं ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर आया हूं। या तो बेटा लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 1 में मैंने एग्रीगेट टर्नओवर को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। एग्रीगेट टर्नओवर बेटा कहां डिफाइन कर रखा है? एग्रीगेट टर्नओवर बेटा डिफाइन कर रखा है आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 के अंदर। क्या बता रखा है? एग्रीगेट टर्नओवर। बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में सारी की सारी सप्लाईज आती है। यहां पर ये बात कर रहा है एजेंट की सप्लाईज की। जो ऑप्शन बेटा अपन देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन देखकर अपन को पता पड़ रहा है कि वो बोल रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो, बार बार एक वर्ड नहीं आ रहा ऑप्शन के अंदर, प्रिंसिपल। देखो ढंग से आपको मिलेगा, देखो बार बार आपको ये देखो, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल। तो बेटा प्रिंसिपल किसका होता है? प्रिंसिपल हमेशा एजेंट का होता है। एजेंट है तो प्रिंसिपल है, क्योंकि बेटा एजेंट अपने प्रिंसिपल का गुड्स ही आगे क्या करता है? सप्लाई करता है। और यहां पर क्योंकि बेटा प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो इससे मेरे को हल्का सा हिंट मिल रहा है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या सिखा सकूं, मैं आपको अप्रोच बता सकूं कि किस अप्रोच से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आंसर कंप्यूट करना है, आंसर निकालना है। अदरवाइज बेटा आंसर्स तो आपको वर्कबुक के अंदर भी दे रखे हैं। लेक्चर देखने का इंपॉर्टेंस क्या है, लेक्चर देखने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, वो ये है दोस्त कि आपको अप्रोच पकड़नी है कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है। दैट इज द मेन मकसद, ऑब्जेक्टिव मेरे पढ़ाने का, है ना। तो यहां पर अपन ने क्या पकड़ा? अपन ने देखो, उसने मेरे को क्वेश्चन में नहीं बोला। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। यहां कहीं एजेंट की बात नहीं हो रही, यहां कहीं एजेंट की बात नहीं हो रही। लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ते हो तो आपको पता पड़ेगा कि साहब ये बात एजेंट के रेस्पेक्ट में कर रहा है, क्योंकि वो बार बार लिख रहा है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखो वो बार बार लिख रहा है बेटा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है, तो बेटा हाथों हाथ अपना दिमाग बोलेगा कि साहब एजेंट तो दो काम कर सकता है। एक बेटा खुद का गुड्स बेचेगा और एक अपने प्रिंसिपल का गुड्स बेचेगा। खुद का गुड्स अगर बेचेगा तो कहलाएगी बेटा ऑन सप्लाईज। क्या कहलाएगी? ऑन सप्लाईज। हाँ सर। और बेटा प्रिंसिपल का बेचेगा, मेरी बात सुनो, ऑन सप्लाईज, ऑन सप्लाईज, ऑन सप्लाईज नहीं बेटा, ऑन सप्लाईज। एक सेकेंड, इट्स नॉट मीन ऑन, इट्स मीन्स OWN, OWN, मतलब कि खुद की सप्लाईज। ठीक है, हाँ, खुद की सप्लाईज में बेटा वो जो सर्विस दे रहा है वो आएगी, और जो गुड्स बेटा अगर वो खुद से बेच रहा है तो वो आएगी। क्या बोला मैंने बोला कि अगर ये खुद भी गुड्स बेचता है तो वो गुड्स भी यहां पर आएंगे,
और बेटा सर्विस तो ये दे रहे हैं ना प्रिंसिपल को, और जरूरी थोड़ा ना बेटा ये एक ही प्रिंसिपल हो इसका, हो सकता है ये एजेंट हो, इसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, सबका माल मंगाता हो और आगे बेचता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उन सबको ये क्या दे रहा है बेटा, उन सबको ये सर्विस दे रहा है, जिसके बदले में ये क्या खाता होगा बीच में, कमीशन खाता होगा। बोलो क्या खाता होगा, कमीशन खाता होगा। और बेटा दूसरी होती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सर वो तो प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगी ना, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल की सप्लाई है। नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने बोला ऑन, क्या बोला दोस्त, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल की। मेरी बात को अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। पहली बात मैंने बोली ऑन सप्लाईज। बेटा ऑन सप्लाईज का क्या मतलब होगा, खुद की सप्लाईज मैंने समझा दी, गुड्स की या फिर सर्विस की। चाहे तो मैं गुड्स बेचूंगा खुद से, चाहे तो मैं लोगों को सर्विस दूंगा। एजेंट का काम क्या होता है, सर्विस देना। लेकिन बेटा जब आप कहते हो ना ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो आप सही कह रहे हो बेटा, गुड्स तो वो प्रिंसिपल का ही बेच रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल की सप्लाई हुई, वो तो केवल प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। बट बेटा मैं यहाँ पर शेड्यूल 1 वाले एजेंट की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल 1 वाला एजेंट। ओ अच्छा सर, वो शेड्यूल 1 में दे रखा था ना PRAI, याद करो लेक्चर नंबर 1। इसलिए तो बोल रहा हूँ साहब कि लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 देख कर आओ, उधर बहुत मजा करा है हमने, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने तीनों के तीनों शेड्यूल आपको रिवाइज कराए बेटा। तो लेक्चर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पराई की बात कर रहा हूँ, याद आया पराई, PRAI, दिस इज शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, रिलेटेड पर्सन, एजेंसी और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बेटा उसके अंदर मैंने इस एजेंसी की डिस्कशन करा था, इस A4 एजेंसी को समझाया था, इस A4 एजेंसी को समझाया था। और वहां पर मैंने क्या बोला था, वहां पर मैंने ये बोला था कि एजेंट बेटा बाइंग एजेंट भी हो सकता है, एजेंट सेलिंग एजेंट भी हो सकता है, और ये एजेंट वो एजेंट होगा जो गुड्स प्रिंसिपल से खरीद के बेटा अपने नाम से इनवॉइस इशू करेगा। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आ रखा है। सर क्या क्लैरिफिकेशन आ रखा है कि अगर यहां पर प्रिंसिपल अंकल है और यहां पर बेटा एजेंट अंकल है, तो एजेंट आगे जो इनवॉइस इशू करेगा वो बेटा ऑन इनवॉइस करेगा। क्या करेगा, ऑन इनवॉइस, खुद की इनवॉइस से। यानी कि ये बेटा यहां पर शेड्यूल 1 की डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, ये यहां पर शेड्यूल 1 की क्या मानी जाएगी, बोलो, डीम्ड सप्लाई। पीछे से जो आ रहा है वो, क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी है, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा। एक बात बताओ, आप हो बेटा किसी के एजेंट, मान लो ऐसा कि आप किसी के एजेंट हो, आप राजस्थान स्टेट के अंदर हो, आपका प्रिंसिपल महाराष्ट्र में है। क्या बोला मैंने, आप राजस्थान में हो, आप एजेंट हो, और आपका प्रिंसिपल कहां पर है, महाराष्ट्र में। प्रिंसिपल आपको गुड्स भेजता है आगे बेचने के लिए। आप क्या करते हो, आगे बेचते वक्त बेटा इनवॉइस, इनवॉइस यानी कि बिल, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 31 की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 31 की बात कर रहा हूं। तो जो टैक्स इनवॉइस है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो टैक्स इनवॉइस आप अपने नाम से काट रहे हो। एजेंट जो टैक्स इनवॉइस बना रहा है वो खुद के नाम से, मतलब खुद की कंपनी का नाम उसने उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिख रखा है, और नीचे बेटा खुद के नाम से टैक्स लगा के बेच रहा है। जबकि माल उसने भेजा किसको था, भेजा था प्रिंसिपल ने, तो वो प्रिंसिपल के नाम से नहीं बेच रहा। अगर वो प्रिंसिपल के नाम से बेचता बेटा तो वो इंटरमीडियरी कहलाता, इंटरमीडियरी। बट वो इंटरमीडियरी नहीं, एजेंट बनेगा, क्योंकि वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट है, और शेड्यूल 1 वाला एजेंट वही एजेंट होता है। उसी एजेंट को बेटा सेक्शन 24 में, याद करो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेक्शन 24 में उसी एजेंट को, जो शेड्यूल 1 वाला एजेंट होता है, क्या कराना पड़ता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस एजेंट की बात मैं यहां पर कर चल रहा हूं, समझ में आ रही बात। हाँ सर, वो एजेंट आगे जब बेच रहा है, तो अगर बेटा वो ऑन इनवॉइस से बेच रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है बेटा अच्छा खुद आगे सप्लाई कर रहे हो अपने नाम से, तो बेटा पीछे कहां से फिर सप्लाई आ रही है, कंसिडरेशन तो है नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ने बेटा अभी तक पैसे तो लिए नहीं आपसे, पैसे तो आप बाद में ट्रांसफर करोगे, अभी तो आपने गुड्स मंगा लिया, तो ये तो सप्लाई बन ही नहीं पाएगी, आप टैक्स को आगे से आगे डेफर कर दोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला साहब पेमेंट आए चाहे नहीं आए, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी हम सप्लाई बना देंगे शेड्यूल 1 के अंदर। और ऐसे इंसान को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसे इंसान को मेरे दोस्त क्या कराना पड़ेगा, बोलो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वही यहां पर क्या बन जाएगा, एजेंट। तो एजेंट की सप्लाईज में अब बताओ कौन कौन सी सप्लाईज आएगी, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। खुद की तो आएगी, जो सर्विस वो दे रहा है सारे प्रिंसिपल्स को, वो तो आएगी। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बेच रहा है खुद के नाम से, तो बेटा खुद के नाम से बेचेगा तो वो भी उसी के ही टर्नओवर का पार्ट बनेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो। यहां पर ये जो बेटा ऑन इनवॉइस से बेच रहा है ना, ये वाला जो वो अपने ऑन इनवॉइस से बेच रहा है, मतलब अपने खुद के नाम से बेच रहा है मेरे दोस्त, वो भी बेटा इसी के ही टर्नओवर का पार्ट बनेगा।
ये भी बेटा इसी के ही टर्नओवर का पार्ट बनेगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको समझ में आया होगा कि सी ऑप्शन करेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर दो चीजें दे रखी है, ऑन इज ओन अकाउंट भी आएगा और बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल भी आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, द ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। बेटा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, क्या बोल रहा है वो? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात कहां होती है मेरे बताओ मेरे मालिक, कहां होती है? सेक्शन नंबर 26 के अंदर। बोलो कहां होती है? सेक्शन नंबर 26 के अंदर डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात होती है और वो सीधा सीधा बोलता है विद इन 3 डेज। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने बेटा 3 दिन के अंदर अंदर कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया, बेटा 3 दिन कहां से? बोलो 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने? 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आओ। होता यह है कि बेटा मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, बोलो हाँ। और इस एप्लीकेशन को बेटा जो प्रॉपर ऑफिसर होगा ना, प्रॉपर ऑफिसर का मतलब होता है बेटा डिपार्टमेंट, आप ऐसे समझ लो। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब होता है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पर अपन ने एप्लीकेशन लगाई है। ओके, तो बेटा प्रॉपर ऑफिसर को भी तो टाइम मिलना चाहिए ना चेक करने का। आपने जो एप्लीकेशन लगाई है उस एप्लीकेशन को चेक करने का टाइम मिलना चाहिए। तो वो टाइम कितने दिन का बेटा? 3 डेज का है। कितने दिन का है? 3 डेज। मेरे दोस्त अगर 3 डेज के अंदर, क्या बोला मैंने? अगर 3 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने रेस्पॉन्ड नहीं करा बेटा, कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो डीम्ड एप्लीकेशन को मान, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब कि एप्लीकेशन डीम्ड टू बी ग्रांटेड मानी जाएगी। क्या बोला मैंने? डीम्ड टू बी ग्रांटेड, कि एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है, एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है, ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो टाइम पीरियड कितना दे रखा बेटा? 3 दिन का दे रखा। 3 दिन कहां से? एप्लीकेशन की डेट, जो एप्लीकेशन की डेट है जब आपने एप्लीकेशन लगाई उस दिन से 3 दिन प्रॉपर ऑफिसर को टाइम दिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है साहब 3 दिन में देख ले, तेरे को जो चेक करना है कर ले, 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन दे देना। नहीं दिया तो मान लिया जाएगा साहब मिल गया, मान लिया जाएगा साहब मिल गया। इसी के साथ बेटा आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, पार्ट ए खत्म होता है। अब अपन चालू करते हैं पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। पिछले 2 क्लासों से अपन यही तो कर रहे हैं, वही फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। पहले आते हैं आपके ये मतलब मैच द फॉलोइंग से पहले क्या आता है? मल्टीपल चॉइस। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट यही होता है। अभी पार्ट बी में आता है मैच द फॉलोइंग। फिर क्या आएगा मेरे हिसाब से? आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और फिर क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। मेरे को तो याद ही हो गया दोस्त, मेरे को तो याद ही हो गया। आज मैच द फॉलोइंग। ओके, The details of input tax rate available for distribution by ISD in a month to be shown in। बेटा ISD के द्वारा जो ITC क्लेम किया जाता है उसके पास जो अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूट, देखो ना डिटेल्स ऑफ ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ISD को जो टोटल ITC मिलता है, जो उसे आगे क्या करना होता है बेटा? अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो उसे ISD। बेटा GST का फॉर्म कौन सा होता है बताओ? 6। ISD का फॉर्म कौन सा होता है? GST वाला 6। ठीक है, हाँ। ये तो बेटा आपको फॉर्म का नाम याद करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, रट्टा तोता वाली बात है। तो यहाँ पे लॉजिक नहीं है बेटा, ये तो फॉर्म्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ISD का फॉर्म होता है GST 06, GSTR 6, ये रहा फॉर्म नंबर GSTR 6। तो ये 06 यानी कि बेटा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रिफंड ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेटा NRTP के लिए आपका फॉर्म होता है, बताओ कौन सा होता है? 5। कौन सा होता है? 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ई, करेक्ट ऑप्शन इज ई, है ना? हाँ सर। फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट कौन से फॉर्म में सबमिट होती है बताओ? 30 में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 30 में सबमिट होती है। किसमें सबमिट होती है? 30 में। बेटा यहाँ समझाने लायक कुछ है नहीं, इसके अंदर मैं आपको क्या समझाऊं? ये तो बेटा सीधा सीधा फैक्ट है, और फैक्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्म नंबर तो आपको याद रखने पड़ेगे, उसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ ये बता सकता हूँ थोड़ा टेक्निक आपको कि 5 मतलब फॉरन, एफ मतलब 5 मतलब फॉरन, और फॉरन से कौन आता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेटा मेमोरी टेक्निक में तो हमारा कोई तोड़ी नहीं है। एफ मतलब देखो 5 मतलब क्या होता है? 5 FIVE 5 स्टार्टिंग किससे हो रही है? एफ से। एफ मतलब फॉरन, एफ का दूसरा मतलब फॉरन भी तो होता है ना, और फॉरन से कौन आता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो याद रख सकते हो कि 5 फॉर्म किसका है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ दोस्त, है ना, मेरे को तो ऐसे याद हो जाते हैं। और बेटा 6 कौन लगाता है? सिक्सर लगाता है ISD। तो 06 किसका हो गया? ISD का हो गया। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज शेल इशू, बेटा वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। मैंने अभी बताया था शायद आपको, या पिछले लेक्चर में बताया था, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर F। ये रहा बेटा, ऑप्शन नंबर F विल बिकम योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप मजा आ रहा है? हाँ सर। इफ प्राइसेज आर इंक्रीज्ड आफ्टर रीनेगोशिएशन सप्लायर शुड इशू, बेटा अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं
तो सप्लायर क्या इशू करता है, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं आपको, इधर आओ। मैंने कहा कि मैंने इनवॉइस बनाया था बेटा 1000 रुपए का, कितने रुपए का, 1000 रुपए का, और आपको दिया था क्योंकि आपने मेरे से 1000 रुपए का गुड्स खरीदा था। बाद में बेटा पता चला कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया, तो मैंने कहा साहब आपको मेरे को 100 रुपए और देने पड़ेंगे, 100 रुपए और देने पड़ेंगे 1000 के अलावा, इस गुड्स के लिए, सेम गुड्स के लिए, अलग से नहीं दे रहा हूं मैं कोई गुड्स, उसी गुड्स के लिए आपको मेरे को अब 1000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो चलो मैं इसको यहां से कनेक्ट कर देता हूं, इन्हीं गुड्स के लिए आपको 1000 रुपए और देने पड़ेंगे, सॉरी 100 रुपीज और देने पड़ेंगे, पहले 1000 दे रखे हैं, 100 और देने पड़ेंगे। तो बेटा इसके लिए तो मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था, इसके लिए तो मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था, बट अब क्योंकि प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, क्या बोला मैंने, 1000 रुपए से प्राइस इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 1000 रुपए से इंक्रीज हो गई बेटा 1100। तो बेटा इस 1100 में जो 100 है उसके लिए मुझे क्या इनवॉइस इशू, सॉरी क्या इशू करना पड़ेगा, उसके लिए तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया मैंने। फॉर 1000 आई हैव ऑलरेडी इशूड द टैक्स इनवॉइस, व्हाट आई हैव टू इशू, मुझे क्या इशू करना पड़ेगा इस 100 रुपए के लिए, बोलो 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 बोलो, सेक्शन नंबर 34 सब सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 34 सब सेक्शन नंबर 3, अरे अब तो याद आ गया होगा, बोलो डेबिट नोट। ये होता है बेटा डेबिट नोट। अकाउंट्स पढ़ी ना, अकाउंट्स, अकाउंट्स में अपन ये तो करते हैं मेरे दोस्त, याद करो, व्हाट वी डिड इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में जब अपन एक्स्ट्रा अमाउंट बाद में चार्ज करते हैं तो उसके लिए अपन उसको डेबिट नोट इशू करते हैं, और वही डेबिट नोट मेरे को यहाँ पर बेटा इशू करके चलना है। आई होप बेटा ये क्लियर होगा आपको, है ना। चले आगे, यस सर। सो डेबिट नोट कहाँ पर दे रखा है, डी में बेटा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा कि when the taxable value of tax charged invoice exceeds the taxable value of tax charged, तो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन क्या सप्लाई मतलब इशू करेगा, मुझे बताओ रजिस्टर्ड पर्सन क्या इशू करेगा, इधर आओ बेटा। टैक्स लगना चाहिए था या वैल्यू होनी चाहिए थी 100 रुपए, वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 100 रुपए, और बेटा वैल्यू चार्ज कर दिया आपने 110 रुपए, तो बेटा 10 रुपए आपने ज्यादा चार्ज कर दी, बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, कम। बेटा पहले मैंने क्या करा था, बढ़ाया था कि कम किया था, बेटा पहले मैंने बढ़ाया था, तो मैंने बोला डेबिट नोट, जब मैंने बढ़ाया था तो मैंने बोला डेबिट नोट, जब मैंने बढ़ाया था तो मैंने बोला डेबिट नोट, और अब जब मैं कम कर रहा हूं, लगना चाहिए था 100 लगा दिया 110, तो बेटा 10 रुपए से अगर मैं कम कर रहा हूं तो मैं सेक्शन नंबर 34 सब सेक्शन नंबर 1 की बात करूंगा, और मैं इशू करूंगा क्रेडिट नोट, बोलो CRN क्रेडिट नोट, CRN क्रेडिट नोट। ओके सर, तो योर आंसर विल बी ए, योर करेक्ट आंसर इज गोना बी ए। बेटा ये ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट विल बी योर क्रेडिट नोट। ये रहा बेटा क्रेडिट नोट, हाँ सर, ऑप्शन ए के अंदर, ये रहा डेबिट नोट ऑप्शन डी के अंदर, ये रहा आपका REG 30 ऑप्शन बी के अंदर, REG 06 बेटा ऑप्शन सी के अंदर, और आपका 05 ऑप्शन ई के अंदर, है ना। हाँ सर, आगे चले, ये आपने कंप्लीट कर लिया। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में ट्रू और फॉल्स। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट। बेटा एक बात बताऊं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ कब है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24 लेना पड़ेगा साहब, लेकिन कब, जब वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूं, ना कि नॉन टैक्सेबल। बेटा बड़ी बात निकल कर आ रही है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत छोटे शब्द पर खेल गया ये क्वेश्चन वाला, एक बहुत छोटे शब्द पर खेल गया, और वो शब्द है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। बेटा अगर टैक्सेबल सप्लाईज है ना तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। यानी कि मेरी बात सुनो, मैं हूं अमेरिका का इंसान, आई एम एन अमेरिकन रेजिडेंट, अमेरिकन बिजनेसमैन। क्या हूं मैं, अमेरिकन बिजनेसमैन हूं, और मेरे को बेटा इंडिया में आना है कुछ दिनों के लिए बिजनेस करने के लिए, कोई एग्जीबिशन वगैरह है या कोई ट्रेड वगैरह है, और उसके अंदर आकर मेरे को बिजनेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मैं क्या कहलाऊंगा, NRTP। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो क्या कहलाता है, बताओ बताओ फटाफट, वो कहलाता है CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, बट अभी तो मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहा हूं, और वो कंट्री है इंडिया, और मैं USA में हूं। तो USA वाला बंदा इंडिया आ रहा है, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे GST के अंदर, बताओ मुझे, उसे बोलेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब उसे क्या रजिस्ट्रेशन कराना है, हाँ कराना है, और वो भी मैंडेटरी कराना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब वो ऐसा गुड्स बेचे जिस पर टैक्स लगता हो। क्या बोला, मेरी बात को सुनो, मैं बाहर से आया इंडिया, ये है मेरा इंडिया, मैं हूं USA के अंदर। बेटा यहां पर मैं गुड्स जो बेचने आ रहा हूं ना, गुड्स, वो गुड्स पे टैक्स लगता ही नहीं है। यानी कि वो कौन सा गुड्स है, नॉन टैक्सेबल। कौन सा गुड्स है, नॉन टैक्सेबल। अब मुझे बताओ क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है क्या, मैंडेटरी सेक्शन नंबर 24 में मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है क्या। बेटा द आंसर इज नो, द आंसर इज क्लियर कट नो।
मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि बेटा जो गुड्स मैं बेच रहा हूं मेरे दोस्त, वो गुड्स है नॉन टैक्सेबल। बोलो कौन सा गुड्स है? नॉन टैक्सेबल गुड्स है। अगर मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचूंगा, अगर मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचूंगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। क्योंकि सेक्शन नंबर 24 में अगर आप अच्छे से जाके पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 24 का भी मैंने लेक्चर बना के डाल रखा है, सेपरेट लेक्चर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मेमोरी टेक्निक्स के साथ। लिंक्ड लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, मैं सारे के सारे लेक्चर्स जो इस लेक्चर से लिंक हैं, लिंक मतलब उनको भी साथ में देखना जरूरी है, उनका लिंक मैं कहां डाल दूंगा? डिस्क्रिप्शन में। तो जाके आप देख लेना, वहीं पर ही मैंने सेक्शन 24 का भी डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहां मैंने सिखाया बेटा कि अगर सेक्शन नंबर 24 है, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, जबकि अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। और कह रहा है इज रिक्वायर्ड टू टेक, अरे नहीं लेना साहब, लेना होता अगर वो टैक्सेबल सप्लाई होती, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई होती तो लेना होता, लेकिन अभी नहीं लेना है, तो ये स्टेटमेंट आपका बन जाएगा बेटा फॉल्स। बोलो क्या बन जाएगा? फॉल्स। हाँ क्या ना? हाँ। अगला आ रहा है, बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन केस वेयर टैक्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन केस वेयर टैक्स कैन नॉट बी चार्ज्ड। करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। बेटा आप बताओ मुझे सेक्शन नंबर 31 और सब सेक्शन नंबर 3, कौन सा सेक्शन बताया मैंने बेटा? सेक्शन नंबर 31 और सब सेक्शन नंबर 3। अगर आप पढ़ोगे तो वहां क्या लिख रखा है? वहां लिख रखा है कि बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ कब इशू करना होता है? जब आप कोई ऐसा गुड्स बेच रहे हो जिसपे टैक्स नहीं लगता हो, जो एग्जेम्प्टेड हो। क्या हो? एग्जेम्प्टेड। अ डीलर में इशू वन क्रेडिट नोट फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। बेटा अमेंडमेंट से क्वेश्चन है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और ये अमेंडमेंट पहले ही आ गया था। एक क्रेडिट नोट हम इशू कर सकते हैं मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए? द आंसर इज यस। बेटा आप एक क्रेडिट नोट दो या दो से तीन इनवॉइसेस के लिए इशू कर सकते हो, तो द आंसर इज ट्रू। द आंसर इज ऑल टुगेदर करेक्ट, ट्रू है। आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू सर्टेन क्लेरिकल मिस्टेक इन द इनवॉइस। बेटा इनवॉइस के अंदर कोई गलती हो गई है तो क्या मैं इनवॉइस, मतलब क्या मैं आईटीसी नहीं ले सकता? आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड, आईटीसी तो ले सकता हूं ना, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी तो यही कह रहा है, ये कह रहा है कि आईटीसी मना नहीं किया जा सकता अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है तो, क्योंकि मैंने टैक्स पे करा है, और अगर मैंने टैक्स पे करा तो उस टैक्स का रेट मेरे को मिलना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी यही बात बोल रहा है कि आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड, आईटीसी मना नहीं की जा सकती। आंसर है हाँ, नहीं की जा सकती, तो ट्रू। A registered taxable person is not required to file return in time if income is nil। बेटा नील रिटर्न के रेस्पेक्ट में भी आपको सेक्शन नंबर 39 के हिसाब से रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। और यहां पर एक चीज करेक्ट करो बेटा, इनकम नहीं आता, ये इनकम टैक्स थोड़ी है, गलत है, गलत। करेक्ट करो, इनकम को काटो और लिखो टर्नओवर। क्या लिखो? टर्न ओवर। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर, इनकम को काटो। चलो फटाफट करेक्शन करो, करेक्शन करा रहा हूं मैं। इनकम को काट के लिखो टर्नओवर। बेटा टर्नओवर नील है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी का रिटर्न है ना, तो यहाँ इनकम की बात थोड़ा ना हो रही है, इनकम की बात होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो तो वहां पर भले ही आपकी इनकम बेटा जीरो हो, हम कहते हैं रिटर्न फाइल करना चाहिए। में शेल नहीं है बेटा, अगर टैक्स नहीं बन रहा है, 2.5 लाख से कम है इनकम टैक्स के अंदर, तो वहां पर बेटा आपको मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहो तो फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर टैक्स बन रहा है तो फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, यहां पर इनकम से लेना देना नहीं होता, इसलिए वहां पर मिस प्रिंट था बेटा वर्ड, तो वो वर्ड मैंने कटवाया इनकम और उसकी जगह लिखा टर्नओवर। यानी कि अगर बेटा आपने 1 रुपए का भी नहीं माल बेचा है, आपने बिल्कुल भी माल नहीं बेचा, 0 रुपए का माल बेचा, कितने का? 0, मतलब कि आपका टर्नओवर क्या है? नील। मैं बैठा हूं साहब, हाथ पाथ रखे, मैं गुड्स बेच ही नहीं रहा, पूरा महीना निकल गया, अगले महीने मेरे को जीएसटी का रिटर्न भरना है। मैंने बोला साहब जब मैंने माल ही नहीं बेचा तो मैं रिटर्न क्यों भरूं? तो गवर्नमेंट ने बोला साहब आप खाली रिटर्न भरो, 0 रिटर्न भरो, नील रिटर्न भरो, लेकिन नील रिटर्न भी रिटर्न तो आपको भरना पड़ेगा, रिटर्न तो आपको भरना पड़ेगा, भले खाली रिटर्न ही भरो, लेकिन रिटर्न तो यू शुड हैव टू फाइल। तो द स्टेटमेंट इज, ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? क्या है देखो, स्टेटमेंट कह रहा हो कि रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, उसे फाइल करना जरूरी नहीं है, जबकि उसे जरूरी है। तो स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है कि रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, उसको तो रिक्वायर है बेटा, फाइल तो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 39 मैंने आपको बता भी दिया, तो इसलिए स्टेटमेंट अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला मैंने? अनरजिस्टर्ड पर्सन शुड इशू नॉर्मल कमर्शियल इनवॉइस। बिल्कुल सही है बेटा, अगर कोई इंसान अनरजिस्टर्ड है तो उसे टैक्स इनवॉइस तो वो इशू कर ही नहीं सकता ना, टैक्स इनवॉइस। तो अगर वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता तो वो एक नॉर्मल अपनी टैली से निकालकर कमर्शियल इनवॉइस इशू करेगा। तो वही आपका यहाँ पर बेटा ऑप्शन हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेंटेंस ट्रू है। बोलो क्या है? ट्रू।
अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, एन अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शेल नॉट कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बाय वे ऑफ इतना ऑफ फॉर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत। बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बेटा सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? टैक्सेबल पर्सन पे लगता है। अगर सेक्शन 9 को पढ़ोगे ना आप, सेक्शन 9 जाके पढ़ो फटाफट से, सेक्शन 9 किस पे लगता है बेटा? टैक्सेबल पर्सन पे लगता है। किस पे? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जो रजिस्ट्रेशन ले चुका है बेटा, या जिसकी लिमिट क्रॉस कर चुकी है रजिस्ट्रेशन लेने की, या तो जो रजिस्ट्रेशन ले चुका है या जिसकी लिमिट क्रॉस कर चुकी है, यानी उसे लेना ही पड़ेगा, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल पर्सन नहीं बोलते। क्या बोला मैंने? अनरजिस्टर्ड। टैक्सेबल पर्सन को अपन क्या नहीं बोल सकते? टैक्सेबल पर्सन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बताओ? शैल नॉट कलेक्ट, वो कलेक्ट नहीं कर सकता। द आंसर इज ट्रू बेटा, वो कलेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। जब तक उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता बेटा वो करेक्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कलेक्ट नहीं कर सकता। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में डी। बोलो क्या आ रहा है? डी, फिल इन द ब्लैंक्स। चले आगे? हाँ सर, पहला फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है बेटा आपके पास में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सरसाइज। बेटा कैन नॉट एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे? कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। एनआरटीपी और सीटीपी आप भी जानते हो बेटा, एनआरटीपी हो चाहे सीटीपी हो, ये लोग क्या नहीं ले सकते? कंपोजिशन नहीं ले सकते। सर कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है साहब? सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2 जाके पढ़ लो। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 10 बेटा सब सेक्शन नंबर 2 आप जाके पढ़ सकते हो, वहां पर कंडीशंस दे रखी है कि कौन कौन कंपोजिशन में ऑप्ट कर रखा है। बेटा रेगुलर क्लास होती है या फिर फास्ट ट्रैक बैच होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ये एक एक सेक्शन बेटा हम बहुत टाइम लगाते हैं, मतलब एक क्लास में बेटा एक ही सेक्शन डिस्कस करते हैं, इतना मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं साहब। बहुत सारा डिस्कशन होता है, छोटी छोटी चीज पे डिस्कशन होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जाते हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस सॉल्व कराए जाते हैं। उसके बाद जाकर हम एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं और फिर अगला सेक्शन उठाते हैं। हालांकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है दोस्त, क्योंकि अपन को रिवीजन करना है और साथ में इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट में चलूंगा। इसलिए मैं आपको इस सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 पूरा नहीं पढ़ा सकता साहब, लेकिन इतना ध्यान रखो आप जाके पढ़ सकते हो। वहां पर एक कंडीशन है कि एनआरटीपी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ये लोग कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, तो कैन नॉट एक्सरसाइज डैश द पर्सन। बेटा द पर्सन, तो एनी पर्सन कैन मेक टैक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही आंसर बेटा, एनी। क्या आएगा? एनी पर्सन। कोई भी इंसान जब तक बेटा उसे क्या इशू नहीं हो जाता, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता, वो क्या नहीं कर सकता? टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकता। बेटा मैं टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वो होता है जहां पर मुझे टैक्स कलेक्ट करना होता है। क्या बोला मैंने? टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है बेटा जहां पर मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूं बताओ? जहां पर मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं। और दोस्त अगर मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, जब तक मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? जब तक मेरे पास आरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तब तक मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए यहां पर आएगा कि एनी पर्सन जो टैक्स कलेक्ट करना चाहता है वो तभी कर सकता है, ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन केस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विस द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन। बेटा सप्लाई और सर्विस के केस में डुप्लीकेट में इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है। बोलो किस में किया जाता है? डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट, हाँ क्या ना? हाँ सर। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, ईवेबल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज बिलो। हम सब जानते हैं ईवेबल की लिमिट कितनी होती है? 50,000। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन in a prominent place at his registered place of business and every additional place of business। क्या बोला? रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा अगर आपने कोई भी एडिशनल प्लेस दिखा रखा है तो वो, और अदरवाइज रजिस्टर्ड प्लेस को बेटा आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, रजिस्टर्ड प्लेस भी बोल सकते हो और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हो। तो चाहे आप रजिस्टर्ड बोलो चाहे प्रिंसिपल बोलो, एक ही बात है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन परमिटेड फॉर सेपरेट बिजनेस वाइज। क्या बोलेंगे? बिजनेस वाइज इज एक्सेप्शन ऑफ वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट। एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं। क्या बोला मैंने? बिजनेस वाइज रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। ये बोल रहा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन परमिटेड फॉर सेपरेट बिजनेस वाइज। मतलब कि मैं समझाता हूं आपको। बेटा अगर मैं राजस्थान में हूं, ये मेरा राजस्थान है, क्या है? राजस्थान। और बेटा यहां पर मेरी अजमेर में भी शॉप है, यहां पर मेरी जयपुर में भी शॉप है, यहां पर मेरी JAIPUR, यहां पर मेरी बेटा जोधपुर में भी शॉप है, अलवर में भी शॉप है, बीकानेर में भी शॉप है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं अजमेर के लिए, अलवर के लिए और जोधपुर के लिए, तीन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं क्या? मतलब तीन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं क्या? बेटा मेरा बिजनेस एक ही है,
और वो है स्वीट्स। मेरा स्वीट्स का बिजनेस है, मैं 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं क्या? द आंसर इज यस बेटा, मैं बिजनेस वाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो सारा बिजनेस वाइज रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहे जितने बिजनेस, मेरे 5 बिजनेस है, मैं 5 बिजनेस के लिए ले सकता हूँ, अलग अलग स्टेट में ले सकता हूँ, अलग अलग सिटी में है ले सकता हूँ। आप चाहे जितने रजिस्ट्रेशन लो, एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं। वही बेटा आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन क्या लिया जा सकता है क्या? सेपरेट बिजनेस वाइज, बिल्कुल हर सेपरेट बिजनेस के लिए अलग अलग आप ले सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है बेटा इस बात का कि एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, इसका एक्सेप्शन है कि आप एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोल रहा है? स्टेट द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा थ्योरी क्वेश्चन है, मैं इसको आराम से आपको समझा देता हूँ। डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले क्या डिक्लेयर करना पड़ता है? क्या डिक्लेयर करना पड़ता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है तो सेक्शन कौन सा आएगा बेटा? सेक्शन 27। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है तो सेक्शन आएगा सेक्शन 27। और आप जानते हो बेटा सेक्शन 27 सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सेक्शन 27 और रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो आपको एक सेक्शन में आपको और लिंक करा देता हूँ, यहाँ पर एक सेक्शन और लिंक कर लो आप, सेक्शन 25। तो बेटा सेक्शन 27 के साथ जब आप सेक्शन 25 को पढ़ोगे, क्या बोला मैंने? सेक्शन 25 को पढ़ोगे सेक्शन 27 के साथ में, तो आपको मिलता है यहाँ पर कि क्या डिक्लेयर करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। पैन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बेटा। 5 डेज आपको एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्या बोला मैंने? 5 डेज एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपको एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी जमा करानी पड़ती है, आपको एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी क्या करानी पड़ती है? डिपॉजिट करानी पड़ती है। 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है। अपना पैन कार्ड आपको क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। हाँ कि ना? हाँ सर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा पैन कार्ड। पैन कार्ड के बाद में फिर आप अलग अलग चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ बता रखा है ईमेल एड्रेस होता है, स्टेट होता है, मोबाइल नंबर होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पैन नंबर। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेटा इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं होता है, नॉर्मल जो अपना REG 01 होता है वहीं पर ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना होता है। स्टेट द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वैलिड होता है कितने पीरियड के लिए? बताओ। जितने पीरियड के लिए वो इशू हुआ था, यानी पीरियड ऑफ इशू और 90 डेज, और 90 डेज, विच एवर इज, बोलो विच एवर इज अर्लियर, लेटर नहीं अर्लियर। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, मैं कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ मुझे बताओ। बेटा जब आप सेक्शन नंबर 27 पढ़ोगे ना, सेक्शन 27, तो आपको पता लगेगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलता है किसके रेस्पेक्ट में? CTP के रेस्पेक्ट में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रेस्पेक्ट में, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 90 डेज के लिए। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 90 डेज के लिए। यानी बेटा एक बार अगर 90 दिन पूरे हो गए तो आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म। लेकिन अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया ही बेटा 25 डेज के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 25 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, तो मुझे बताओ मेरे रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी? बताओ मेरे रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी? बेटा मेरे रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 25 दिन, क्योंकि 90 और 25 विच एवर इज अर्लियर। एक बात मेरा रजिस्ट्रेशन जब मैंने मांगा 25 दिन के लिए, तो 25 दिन बाद वो खत्म। 25 दिन के लिए मांग रहा हूं तो 90 डेज तक क्यों वैलिड रहेगा? क्यों विच एवर इज लेटर आएगा? लेटर नहीं आएगा, क्या आएगा? अर्लियर आएगा, विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि बेटा अगर मैंने कम टाइम के लिए मांगा है तो खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं 100 दिन के लिए मांग रहा हूं तो मिलेगा तो 90 के लिए ही, तो विच एवर इज अर्लियर 90 ही होगा। हाँ क्या ना? हाँ सर। हाँ बेटा यहाँ पर एक्सटेंशन आप चाहो तो ले सकते हो, कमिश्नर चाहे और आपका रीजन वैलिड हो तो प्लस 90 डेज आपको और मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 90 के बाद 90 और टोटल 180, वो भी अगर कमिश्नर सेटिस्फाई होता है, आपका रीजन जेन्युइन होता है तभी, अदरवाइज नहीं बेटा। ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हेन अ प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है कि जीएसटी का ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है? बोलो कब कैंसिल कर सकता है? तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये क्या पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये आपसे पूछ क्या रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो होगा, लेकिन कैंसिल करेगा कौन? प्रॉपर ऑफिसर। मैं बताता हूं आपको बेटा कब ऐसा होता है जब प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। बेटा एक्चुअली होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है जीएसटी के अंदर, क्या बोला मैंने,
रजिस्ट्रेशन जो होता है जीएसटी के अंदर बेटा वो दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से कैंसिल किया जा सकता है। मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं जीएसटी के अंदर, ठीक है। हाँ, दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं दोस्त? बेटा दो तरीके हो सकते हैं कि या तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करेगा या फिर आप एप्लीकेशन लगाकर कैंसिल करवाओगे। यानी बेटा प्रॉपर ऑफिसर ऑन इज ऑन मोशन, स्यू मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, क्या बोला मैंने? स्यू मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, बाय द प्रॉपर ऑफिसर, स्यू मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर। और दूसरा केस क्या बनेगा पता है आपको? बेटा ऑन एन एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन एन एप्लीकेशन, ऑन एन एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑन एन एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो ये दो तरीके मैंने आपको बताया, या तो आप एप्लीकेशन लगाकर कैंसिल करवा लो या प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा। समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात? हाँ सर समझ में आ गई आपकी। मेरे पास क्वेश्चन में केस कौन सा वाला है पता है आपको? मेरे पास बेटा क्वेश्चन में जो केस है वो ये वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर कर चल रहा है। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा। अगर आपको ये भी पढ़ना है तो बेटा मैंने ईपीएस एग्जाम प्रैक्टिस सेशन सीए इंटर वाले बच्चों के लिए पूरा का पूरा लेक्चर डाल रखा है। वहां पर मैंने 21 क्वेश्चंस कवर करे हैं, बेस्ट 21 क्वेश्चंस। वो लेक्चर अगर आप देख लोगे दोस्त तो आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। तो उस लेक्चर के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा इन डिटेल समझा रखा है। दोनों मेथड वहां पर मैंने आपको बता रखे हैं। कब कब ऐसा होगा जब एप्लीकेशन लगाने पर कैंसिल कराया जाएगा रजिस्ट्रेशन, और कब कब ऐसा होगा जब प्रॉपर ऑफिसर बेटा खुद ही क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस कर चलूंगा दोस्त कि वो कौन से केसेस होंगे जब आपका प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा स्यू मोटो। तो देखो मैं आपको फटाफट से शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। डिटेल में पढ़ना है अगर आपको ये टॉपिक तो मैं ऑलरेडी बेटा ईपीएस वाले लेक्चर में इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूं, वहां आप जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रॉपर ऑफिसर बेटा कब करेगा? जब आप कोई ना कोई गड़बड़ करोगे। आप सोच के देखो, सोचो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है और वो भी आगे से स्यू मोटो, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। बट जब तक गड़बड़ नहीं करोगे वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों करेगा? सोच के देखो। तो पहला पहला पॉइंट ही यही है, पहला पॉइंट ही यही है कि रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। क्या कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन? कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। क्या बोला? इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बेटा, in case of contravention of the provisions of the, in case of contravention of the provisions of the act or rules made thereunder, made thereunder। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बेटा? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बताओ मुझे। दूसरा पॉइंट बनेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है जब बेटा आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करा। अगर आप कंपोजिट पेयर हो, क्या हो? कंपोजिट पेयर, यानी बेटा आपने सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन करा रखा है कंपोजिट पेयर, अगर आपने, और मतलब यानी सेक्शन 10 में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उस केस के अंदर बेटा आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, कितने पीरियड के लिए? 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए। तो रिटर्न हैज नॉट बीन सबमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, for 3 consecutive tax period, returns has not been submitted, has not been submitted, returns has not been submitted for beta for 3 consecutive, for 3 consecutive tax periods, for 3 consecutive tax periods। थर्ड नंबर पे आपके पास में क्या आता है बेटा? कंपोजिट पेयर के बाद अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, यानी आप कंपोजिट वाले नहीं हो, सेक्शन 9 वाले हो, नॉर्मल टैक्स पेयर बेटा अगर आप हो, यानी आप किस में आ रहे हो? सेक्शन नंबर 9 में आ रहे हो मेरे दोस्त। तो उस केस के अंदर बेटा आपने 6 कंटिन्यूअस मंथ के लिए रिटर्न फाइल नहीं करा, मतलब रिटर्न हैज नॉट बीन सबमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंटिन्यूअस मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंटिन्यूअस मंथ्स। क्या बोला? रिटर्न्स हैज
not been submitted, has not been submitted for a continuous period of, for a continuous period of, for a continuous period of बेटा 6 months। कितने पीरियड तक? 6 महीने तक आपने लगातार रिटर्न एक भी फाइल नहीं करा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, कंटिन्यूअस पीरियड। कंटिन्यूअस पीरियड का मतलब होता है लगातार 6 महीने तक, ठीक है। हाँ सर, और ऊपर क्या था बेटा? देखो ऊपर भी था, और वो था कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड। कितने? 3। यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड थे, और यहाँ पर 6 मंथ है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको समझाया। फर्स्ट पॉइंट, जब आपने बेटा लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करा। फर्स्ट पॉइंट, जब आपने क्या करा? कॉन्ट्रावेंशन करा। सेकंड पॉइंट, जब आपने कंपोजिट पेयर थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं करा। जब आप नॉर्मल पेयर थे तो आपने 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं करा। बेटा फोर्थ पॉइंट, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, हैज ऑब्टेन्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, हैज ऑब्टेन्ड वॉलंटरी registration and not commenced business, and not commenced business within 6 months, within 6 months from the grant of registration, from the date of grant of registration, from the date of grant of, from the date of grant of registration। बेटा मैंने क्या बोला? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि साहब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया वॉलंटरी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किस में मिलता है? सेक्शन नंबर 25 में मिलता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेरे मालिक आपने 6 महीने तक बिजनेस ही चालू नहीं करा। हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन उसके बाद 6 महीने तक लगातार आप नील रिटर्न नील रिटर्न नील रिटर्न नील रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उठाकर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। गवर्नमेंट उठाकर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। गवर्नमेंट बोलेगी साहब हमें जरूरत नहीं है, बेफालतू में क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर बेटा खुद से ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट बेटा, उसके बाद मैं वापस एक बार आपको रिवाइज करूंगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, और वो ये बेटा कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। जो रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्टेन करा बेटा, वो फर्जी तरीके से करा है। रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained by means of FWS, has obtained has been obtained, registration has been obtained by means of FW और S। अरे सर ये FWS क्या होता है बेटा? FWS का मतलब होता है फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट। क्या बोला मैंने? फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। बेटा तथ्यों को दबाकर, गलत बातें बताकर, या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से तथ्यों को दबाकर यानी सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, ये हो गया फ्रॉड तरीके से। और विलफुल मिस स्टेटमेंट बेटा जानबूझ के आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। अगर ये 3 काम करोगे तो बेटा ये 5 कामों के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वी हैव ऑल टुगेदर पॉइंट्स आर देयर बेटा, 5 पॉइंट्स एक साथ मैंने आपको कवर करा है। पॉइंट नंबर 1 क्या था? मेरे साथ साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे। बेटा अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है, क्या करा है? कॉन्ट्रावेंशन किसका? प्रोविजंस का। अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अपने आप याद हो जाएगा पूरा आंसर। आपने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। क्या करा गया? फर्जी तरीके से। फर्जी तरीका ये रहा बेटा, लास्ट वाला पॉइंट ये रहा। क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट। फ्रॉड का मतलब गलत तरीके से, विलफुल मिस स्टेटमेंट मतलब आपको पता था फिर भी आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स मतलब आपने सारे के सारे फैक्ट सामने नहीं रखे, कुछ फैक्ट छुपा लिए, यानी कि बेटा गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो पहला तो क्या हो गया? पहला पॉइंट तो हो गया कि रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा। पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि आपने कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन आपने नियमों का पालन नहीं करा, ठीक है। हाँ सर। 2 किसके हो गए? रिटर्न की। तो एक तो रिटर्न मैंने क्या मतलब 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करा, अगर मैं कौन सा हूं? नॉर्मल। और अगर मैं कंपोजिट हूं तो मैंने 3 टैक्स कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इधर आओ, मैं आपको याद करवा देता हूं बेटा। 2 तरीके, 2 तो किसके हो गए? रिटर्न के। कंपोजिट वाला है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, और अगर नॉर्मल वाला है तो 6 मंथ्स। एक हो गया बेटा आपका वॉलंटरी वाला।
एक हो गया वॉलंटरी वाला, कि अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है तो 6 महीने तक आपने बिजनेस कमेंस नहीं करा। कितने हो गए टोटल? 3। कितने बच गए बेटा? 2। 2 के अंदर एक तो आ जाएगा पहला वाला जहां पर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा, और दूसरा वाला जहां पर आपने फ्रॉड करा और फ्रॉड तरीके से लिया। ये होगा टोटल 5 पॉइंट। 3 और 2 5, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने बेटा, आपका काम टन टनाटन हो जाएगा। हाँ हाँ, आगे चले। हाँ सर आगे चलो। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर फर्स्ट, जो अभी अभी अपन ने डिस्कस करा और कंप्लीट कर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे चले। हाँ, एन्यूमरेट द प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा रिवोकेशन मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन आप उसे वापस एक्टिवेट कराना चाहते हो। क्या बोला मैंने? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन आप उसे वापस एक्टिवेट कराना चाहते हो, उसको बोला जाता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो क्या बोला जाता है? अरे बोलो भाई, रिवोकेशन बोलो, क्या बोला जाता है? रिवोकेशन। ओके सर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवोकेशन। ओके, देयर इज नो इश्यू। बेटा रिवोकेशन की जब आप बात करते हो ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, रिवोकेशन कैसे होता है? विद इन 30 डेज, स्टेप नंबर 1, विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्विस। आपको मिला मिला कब है? सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, cancellation of registration. Are you getting my point or not? Yes, of registration. ठीक है, हाँ सर। 30 दिन के अंदर अंदर। सर कब से 30 दिन? फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा जिस दिन आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला, जिस दिन आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला, जिस दिन आपको कैंसिलेशन का नोटिस मिला कि साहब ये लो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उस दिन से जिस दिन आपको मिला, मेरा फोकस किस पर है बेटा? मेरा फोकस है सर्विस पर। इस शब्द पर मेरा फोकस है, सर्विस। जिस तारीख को आपको सर्विस की गई, उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। किसकी? रिवोकेशन की। नहीं 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 नहीं, गलती से कर दिया साहब, आप लोगों ने गलती से कर दिया, वापस एक्टिवेट करो। चलो चलो वापस एक्टिवेट करो। कितने दिन के अंदर आप वापस उनसे लड़ाई कर सकते हो? 30 दिन के अंदर। उन्होंने तो कर दिया कैंसिल, अभी आपके पास 30 दिन है। ठीक है, ओके सर। लेकिन बेटा अगर गलती आपकी ही थी, अगर गलती आपकी ही थी, बट आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करे थे, अभी अभी अपन ने पीछे देखा ना कि कब कब कैंसिल किया जा सकता है, ये देखो। उसमें से एक क्या था कि जब आपने रिटर्न ना फाइल करे हो, और दूसरा क्या था जब, मतलब एक आप कंपोजिट थे और आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, और दूसरा बेटा आप नॉर्मल में थे और आपने रिटर्न फाइल नहीं करा। अगर ये दो चीजों के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, तो बेटा उसे वापस एक्टिवेट करवाने की एप्लीकेशन लगाने से पहले रिटर्न फाइल कर देना। एक बार बताओ, आपने 10 रुपए का नोट चुराया, आपने 10 रुपए का नोट चुराया, आपको सजा हुई। आपने 10 रुपए चुराया बेटा किसी के, स्टोलन, चोरी करी, स्टोल कर, आपको सजा सुना दी। अब आप कह रहे हो साहब मेरे को प्लीज माफ कर दो ना, तो बेटा माफ कर देंगे, लेकिन पहले 10 रुपए वापस तो दे दो। जो चुराया हुआ माल है वो वापस कर दो, तभी तो आपको क्या मिलेगा? सजा से मुक्ति, तभी तो माफी मिलेगी। माफी कब मिलेगी? जब आप जो आपने गलत किया था उसे वापस सही कर दो। उसी तरीके से जीएसटी में बेटा आपका रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं करा था। अब आप डायरेक्ट हमको बोल रहे हो कि रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट कर दो साहब। आपने कैंसिल कर दिया ना, एक्टिवेट कर दो। क्यों कर दे? तुमने रिटर्न भर दिया क्या? फिर तो पहले रिटर्न भर दो और फिर एप्लीकेशन लगाओ रिवोकेशन की। क्या बोला मैंने? जो भी गलती करी है उस गलती को पहले सही करो, और फिर उनको एप्लीकेशन लगा के बोलो साहब प्लीज प्लीज हमारा रजिस्ट्रेशन वापस से चालू कर दो, प्लीज वापस से हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोकेट कर दो, मतलब चालू कर दो, एक्टिवेट कर दो। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न फाइल कर दिए साहब, हमसे गलती हो गई थी, हम रजिस्ट्रेशन फाइल करना नहीं कर पाए थे, भूल गए थे साहब, इसलिए आपने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अभी कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, देखो हमने भर दिए, यानी हमने जो गलती करी थी वो सही कर दी। और अब हम आपको क्या कर रहे हैं बेटा? एप्लीकेशन लगा के बोल रहे हैं कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन वापस से एक्टिवेट कर दो। यानी कि पॉइंट नंबर 2 में अपन को क्या करना है बेटा? पॉइंट नंबर 2 में ये ध्यान रखना कि बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन, क्या लिखेंगे? बिफोर अप्लाइंग फॉर, बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन अप्लाई, सॉरी बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन, बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन, बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन, मेक गुड ऑल द डिफॉल्ट्स। क्या बोला मैंने? मेक गुड ऑल द डिफॉल्ट्स।
मेक गुड ऑल द डिफॉल्ट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, फॉर विच registration has been cancelled। बेटा जिस पर्पस के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उस पर्पस को आप सही कर दो। मेक गुड ऑल द डिफॉल्ट फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। एक बार आप जब रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाओ बेटा, एप्लीकेशन लगाने से पहले, क्षमा मांगने से पहले जो गलती करी है वो गलती सही कर लेना, उसके बाद क्षमा मांगना। क्षमा मिल जाएगी मेरे बच्चे, क्षमा मिल जाएगी। वेरी गुड। तीसरा बेटा आपने क्या करा, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन तो लगा दी, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया कि साहब मेरा रजिस्ट्रेशन वापस क्या करो, चालू करो। लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लगा नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप सुधरे नहीं हो, तो बेटा उसके पास अगले 30 दिन आते हैं, यानी 30 डेज के अंदर अंदर अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। क्या बोला मैंने, प्रॉपर ऑफिसर अंकल क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर ऑफिसर में एक्सेप्ट, वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन वापस चालू कर देगा या फिर और रिजेक्ट कर देगा बेटा। अगर उसको लग रहा है कि अभी भी गड़बड़ है तो वो रिजेक्ट कर देगा। बट मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट विद इन 30 डेज, मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन, मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी एप्लीकेशन विद इन कितने पीरियड में बेटा, विद इन 30 डेज। कब से 30 डेज, जब से आपने एप्लीकेशन लगाई, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब आती है बेटा फोर्थ पॉइंट कि अगर वो रिजेक्ट करेगा तो उसे शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कि प्रॉपर ऑफिसर बेटा कह रहा है कि नहीं 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 मैं तो रिजेक्ट करूंगा, तो बेटा डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता, 30 दिन का टाइम है रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी बेटा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर हैज टू इशू अ शो कॉज नोटिस बिफोर रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब प्रॉपर ऑफिसर हैज टू इशू अ शो कॉज नोटिस बिफोर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा उसको बताओ, आपको देना पड़ेगा उसको शो कॉज नोटिस कि भाई आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं रिजेक्ट की जानी चाहिए ये बता, क्लेरिफिकेशन दे। तो बेटा आपके पास आता है 7 डेज का टाइम। कितने डेज का टाइम, 7 डेज का टाइम, यानी विद इन 7 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी सर्विस ऑफ मतलब आपको शो कॉज नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर। तो विद इन 7 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस पर्सन सबमिट्स its clarification, person submits its clarification। बोलो हाँ के ना, हाँ। 7 दिन के अंदर अंदर मैं कहूंगा कि साहब देखो रिजेक्ट मत करो, उसको रिजेक्ट करनी है, उसने मुझे 7 दिन दिए कि बता तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं की जाए। तो बेटा बताओ कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे थे मैंने दे दिए, बताओ कि आपने जो जो रिटर्न बोले थे मैंने भर दिए, सब कुछ उसको क्लेरिफाई करके दो। उसके बाद अगर बेटा उसको सही लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, सही नहीं लगेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 7 दिन के अंदर वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो ये माना जाएगा कि आपकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। ये था बेटा प्रोसेस, आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर किसका, रिवोकेशन का मेरे दोस्त, इसका रिवोकेशन का। ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर रिवोकेशन। सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है, उसके बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला सुनाएगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसको पहले आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा और उस शो कॉज नोटिस का 7 दिन के अंदर आपको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर वो रेस्पॉन्स एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन को वापस से एक्टिवेट कर देगा, रिवोकेट कर देगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो रिजेक्ट कर देगा दोस्त, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, रिजेक्ट करने से पहले एक बार शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, और 7 दिन का टाइम बेटा 5, 6, 7 डेज का टाइम आपको मिलेगा रिवोकेशन के अगेंस्ट, मतलब रिजेक्शन के अगेंस्ट, रिजेक्शन यानी शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट क्लैरिफिकेशन फाइल करने का। ये था बेटा पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर। ये देखो ये सेकंड वाला एनुमरेट दी प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पर बेटा आपके साथ डिस्कस करा पार्ट 2 का। अब आ रहा है बेटा व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। बेटा बहुत आसान है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है बताओ मुझे बेटा। बिल ऑफ सप्लाई कुछ भी नहीं होता, बिल ऑफ सप्लाई बेटा तब इशू किया जाता है, टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जा सकता है। अब ये समझ लो क्या बोला मैंने, टैक्स इनवॉइस की जगह
मैं क्या इशू कर सकता हूं? बिल ऑफ सप्लाई। किसकी जगह बेटा? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कब इशू होती है बताओ मुझे? बेटा टैक्स इनवॉइस इशू होती है जब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। टैक्स इनवॉइस इशू होती है जब आप कौन सी सप्लाई करते हो बेटा? टैक्सेबल सप्लाई करते हो। और टैक्स इनवॉइस की जगह अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, क्या बोला मैंने? टैक्स इनवॉइस की जगह अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, तो बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होगी? टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होगी? जब आप बेटा एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी बेटा अगर मैं टैक्स वाला गुड्स बेचूंगा, अगर मैं टैक्स वाला गुड्स बेचूंगा जिस पर टैक्स लगता है, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। और अगर मैं कोई ऐसा गुड्स बेचूंगा जो एग्जेम्प्ट है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। इसके अलावा बिल ऑफ सप्लाई एक बार और इशू की जा सकती है, और वो दूसरा कैसे बेटा? जब आप कंपोजिशन में हो, क्योंकि कंपोजिशन के अंदर भी आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 10 की बात कर रहा हूं। यानी बेटा कंपोजिट पेयर। कंपोजिट पेयर। तो जो कंपोजिट पेयर है वो भी क्या नहीं कर सकता बेटा? कंपोजिट पेयर भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसको भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी पड़ेगी। मेरा सवाल यह है कि बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है, कब इशू की जाती है? तो हम बोलेंगे सर बिल ऑफ सप्लाई इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय a person who is supplying the exempted goods or services tax or who has opted to pay tax under section 10 of the CGST Act। जिसने सेक्शन 10 को ऑप्ट करा है वो, और जो एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होगा बिल ऑफ। और इस बिल ऑफ सप्लाई को बेटा आपको अपने GSTR1 के अंदर दिखाना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो हाँ के ना? और दूसरा सवाल पूछ रहा है बेटा कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें होती है बेटा? आपने कभी कोई बिल नहीं देखा क्या? अरे साहब कोई सामान नहीं खरीदा क्या? सर खरीदा ना। कंटेंट्स। अरे बेटा तो वो जो बिल आता है ना अपने घर पे, वही होता है। और क्या होता है? सबसे पहले ऊपर ही ऊपर बेटा दुकान वाले का नाम होता है। किसका नाम होता है? दुकान वाले का, यानी डिटेल्स ऑफ द सप्लायर। इसकी डिटेल, डिटेल्स ऑफ सप्लायर। और फिर आप उसको अपना नाम बताते हो तो बेटा वो आपकी भी तो डिटेल डालते हैं ना। सप्लायर, SUPPLAER, सप्लायर। डिटेल्स ऑफ सप्लायर। बेटा इस डिटेल्स के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आएंगी? इसके अंदर आएगा उसका बेटा आपका नेम, एड्रेस और GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिस GS-TIN क्या बोलते हैं, GS-TIN आएगी। फिर आएगा बेटा आपकी डिटेल्स, यानी डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट। आपका नाम भी तो डालते हैं ना, आप माल खरीदते बेटा। वो नहीं बोलता बिल किसके नाम से बनाऊं, तो डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट, RECIPIENT। इसके अंदर भी सेम टू सेम है बेटा, आपका नेम और एड्रेस तो आएगा ही आएगा। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर आप क्रेडिट भी लोगे, तो बेटा क्रेडिट लोगे तो आपका GSTN भी आएगा। तो GS-TIN इफ रजिस्टर्ड, इफ रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड नहीं हो तो GS-TIN नहीं आएगा। GS-TIN सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आप रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। पहला आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया बेटा। तीसरे नंबर पे क्या होती है? डेट। तीसरे नंबर पे क्या होती है? डेट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। डेट डालते कि नहीं डालते ऊपर? हाँ से डालते। चौथे नंबर पे क्या होती है बेटा? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भैया खरीदा क्या है? बिल नहीं देखा क्या कभी तुमने किसी चीज का? साहब तुम बड़े हो गए यार। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी गुड्स या सर्विस आप दे रहे हो साहब, उसका डिस्क्रिप्शन भी बताना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे बेटा वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। पैसे कितने ले दो? वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग अबेटमेंट और डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग एनी अबेटमेंट, यानी अगर कोई छूट दे रखी है तो वो छूट इसमें से लेस आ जाएगी। तो अबेटमेंट, और अगर कोई डिस्काउंट दे रखा है तो बेटा वो भी इसमें से लेस हो जाएगा, वो भी आप बता सकते हो। और सिक्स बेटा एंड में क्या करते हैं? बोलो साइन करते हैं सर, तो सिग्नेचर। क्या बोलेंगे? सिग्नेचर। या फिर बेटा आजकल डिजिटल जमाना है तो डिजिटल सिग्नेचर। सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। या तो सप्लायर कर देगा और बेटा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर देगा, या तो सप्लायर कर देगा या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा मैंने आपको ये भी कंप्लीट करा दिया। बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है और इसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4। एन्यूमरेट द केसेस व्हेन
कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी। बेटा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कब लेना होता है, इसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पूरा एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर डाल चुका हूं आप लोगों के लिए, जहां पर बेटा मैंने मेमोरी टेक्निक्स के साथ आपको पूरा का पूरा सेक्शन 24 याद करवा दिया क्लॉज वाइज। सेक्शन 24 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8, क्लॉज 9, क्लॉज 10, सारे के सारे क्लॉजेस सेक्शन 24 के मैंने वहां पर याद करवा दिए। तो इसलिए बेटा मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा ताकि हम टाइम बचा सकें, और मैं वो वाला लेक्चर का लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन आप छोड़ दो अभी, जैसे लेक्चर आपका ये खत्म हो इस क्वेश्चन को फटाफट से जाकर उस वीडियो से देख लेना, ठीक है सर। हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मिस्टर CMA मनीष एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST हैज प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन भुवनेश्वर उड़ीसा, supplies taxable services to Infosys Limited, a registered person under GST in Bangalore. Answer the following. Is it interstate supply or intrastate supply? Is it interstate supply or intrastate supply? Who is liable to pay GST? मेरी बात को सुनो बेटा, CMA अंकल कहां पर है, CMA अंकल कहां पर है, उड़ीसा में, और इन्फोसिस कहां पर है, महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत नहीं सर, एक उड़ीसा में बैठा है, एक महाराष्ट्र में बैठा है। मेरा पहला सवाल ये था, क्वेश्चन का पहला सवाल ये था कि कौन सी सप्लाई है। बेटा ये दिख रहा है साफ साफ कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि दो स्टेट के बीच में है। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 बेटा, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भागकर देखकर, और मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है वहां पर इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। ये इंटर स्टेट सप्लाई है क्योंकि दो स्टेट्स के बीच में हो रखी है। दूसरा सवाल, पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था जीएसटी कौन देगा। बेटा क्वेश्चन में बता रखा है कि CMA अंकल अनरजिस्टर्ड है। CMA अंकल क्या है बोलो, CMA अंकल अनरजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेटा जीएसटी कलेक्ट नहीं करना होता, यानी कि ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अरे सर एक बात तो आप भूल ही गए। मैंने कहा क्या भूल गया भाई, सर इंटरस्टेट सप्लाई के केस में तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, और बच्चों मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तब होता है जब गुड्स का केस होता है। तुम भी सुन लो, मैं नहीं भूला, तुम भूल गए। मैं तो नहीं भूला साहब, आप भूल गए। याद करो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये अनरजिस्टर्ड है, इसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरस्टेट कर रहा है, क्योंकि ये इंटरस्टेट कर रहा है, इसे क्या कराना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये तो देखो कि इंटरस्टेट क्या कर रहा है, इंटरस्टेट सर्विस कर रहा है। इसलिए बेटा नोटिफिकेशन नंबर याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूं, 10/2017। नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 ने बोला था कि अगर आप सर्विसेज का इंटरस्टेट करते हो, सर्विसेज का इंटरस्टेट सप्लाई, सर्विस की अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी सेक्शन नंबर 24 आप पर एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप सर्विस के केस में फॉल करते हो। लेकिन गुड्स का इंटरस्टेट करोगे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और क्योंकि बेटा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसलिए जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो सवाल जो था मेरा वो ये था कि हु इज लायबल टू पे जीएसटी। नोबडी इज लायबल टू पे जीएसटी बिकॉज मिस्टर CMA Manish is an unregistered person, and because as per notification number 10/2017 interstate taxable supply of services are exempt from mandatory registration under section number 24. Therefore Mr. CMA Manish is not required to take mandatory registration under GST. मजा आया कि नहीं आया? मजा आया सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वाला याद है, शुरुआत करी थी, दिखाऊं कहां पर था? हाँ सर बताओ कहां पर था। अगर मैंने नहीं मिटाया होगा साहब तो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल कि कहां पर था। मैंने मिटा दिया साहब, वो मैंने रब कर दिया, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल दिखाता मेरे दोस्त। अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था ना, हाँ सर आपने बताया तो था कि कितनी वो होती है। एक सेकंड देखूं मैं, नहीं है बेटा, हटा दिया वो अपन ने, शायद हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, वो अपन ने हटा दिया। मैंने आपको अभी भी बताया था, क्या बताया था याद करो, पीछे क्वेश्चन कर था ना जब मैंने आपको बताया था गुड्स का केस होता है तो 3 बनती है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, और सर्विस का केस होता है तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट, है ना। वही का वही सेम टू सेम बेटा यहाँ पर आंसर है। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, गुड्स का केस होगा तो मैं ओरिजिनल इशू करूंगा, डुप्लीकेट इशू करूंगा, ट्रिप्लीकेट इशू करूंगा, ओरिजिनल दूंगा रेसिपिएंट को, डुप्लीकेट दूंगा ट्रांसफर कंट्रोल, और ट्रिप्लीकेट रखूंगा खुद, यानी कि सप्लायर खुद रखकर चलेगा। और बेटा कौन सा केस होगा, दूसरा केस किसका आ जाएगा, दूसरा केस आ जाएगा आपके पास में सर्विस का। और सर्विस के केस में मैंने बताया था आपको 2 तरीके से होता है बेटा, एक होता है
आपके पास में आपका ओरिजिनल एक होता है, आपके पास में आपका डुप्लीकेट, ओरिजिनल रेसिपिएंट को देते हैं, डुप्लीकेट खुद रखते हैं सर्विस के केस में, ठीक है। हाँ सर, आगे चलें, आगे चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में आ रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा जब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होती है तो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर बेटा जो रूल है, जो एक तो आपको बेटा ये सेक्शन नंबर लग जाता है 31, ठीक है ना। हाँ सर, सेक्शन नंबर लग जाता है 31, इनवॉइस की बात हो रही है। तो वहां पर बोलते हैं बेटा कि इफ, एट और बिफोर, क्या बोलूंगा, एट और बिफोर, किससे पहले, उस वक्त या उससे पहले। सर किससे पहले, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स, तो बेटा उससे पहले, एट और बिफोर एनी, एट और बिफोर एनी, एट और बिफोर एनी, एट और बिफोर द टाइम, एट और बिफोर द टाइम। बेटा इंग्लिश अच्छे से लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, एट और बिफोर द टाइम, एट और बिफोर द टाइम एनी, अब लिखो एनी सक्सेसिव, क्या बोला, एनी सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनी सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर इशूड, आर इशूड और सक्सेसिव पेमेंट्स आर मेड, और सक्सेसिव पेमेंट्स आर मेड। वेरी वेरी सिंपल, बोलो हाँ के ना। बेटा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें आप लगातार बेटा पीरियोडिक टिल पीरियोडिक, यानी कि आप कंटिन्यूसली, आपने बोला साहब 6 महीने तक मैं दूंगा, और हर 3 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, आपको स्टेटमेंट देंगे कि आपने कितना गुड्स खरीदा। वो स्टेटमेंट देने से पहले, हर बार बेटा वो स्टेटमेंट देने से पहले या उस स्टेटमेंट देते वक्त आपको क्या इशू कर देनी है, इनवॉइस, इनवॉइस, इनवॉइस और इनवॉइस। 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12, बेटा मैं 12 महीने तक लगातार आपको गुड्स सप्लाई करे जा रहा हूं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड में आपको क्या सप्लाई कर रहा हूं, गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, गुड्स सप्लाई कर रहा हूं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बेटा, बिल्डिंग्स बनती है, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, बड़े बड़े फ्लाई ओवर्स बनते हैं। उस केस के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है साहब, और कंटिन्यूसली गुड्स खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, सीमेंट खरीदा जाता है, बजरी खरीदी जाती है, सरिये खरीदे जाते हैं साहब। उस केस के अंदर क्या होगा बताओ, तो वो सप्लायर क्या करेगा, हर 3 महीने बाद बेटा स्टेटमेंट बना के भेजेगा कि आपने इतने का माल खरीदा है, बस उस स्टेटमेंट के साथ क्या भेज देनी है, इनवॉइस। तो या तो इनवॉइस, और अगर वो एडवांस पेमेंट कर रहा है तो एडवांस पेमेंट, अकॉर्डिंगली बेटा क्या निकल कर आ जाएगा आपका, बोलो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करनी है ये आपको पता लग जाएगा। अगर वो पेमेंट पहले दे रहा है तो इनवॉइस इशू कर दो पेमेंट के साथ, और अगर आप स्टेटमेंट पहले दे रहे हो तो आप इनवॉइस इशू कर दो स्टेटमेंट के साथ, सिंपल। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। ये था बेटा आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। क्या बोला मैंने, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है, लेकिन वो पूछा नहीं है तो अपन बताएंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में होता है कि अगर आपके पास पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेन हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट से, तो जो भी डेट है बेटा वो अगर असर्टेन नहीं हो सकती है तो पेमेंट की डेट जो भी है वो, और अगर आपका पेमेंट लिंक्ड है किसी इवेंट के साथ तो इवेंट की डेट है वो, सिंपल। ये हो गया कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोला मैंने, इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट देन द इनवॉइस शुड बी इशूड एट और बिफोर, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेन हो रही है तो उस डेट से पहले इनवॉइस इशू कर दो। अगर असर्टेन नहीं हो रही है, इफ द ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट देन एट और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। उस केस में बेटा जो डेट ऑफ पेमेंट है, मतलब जिस तारीख को पेमेंट हो रहा है उस दिन इनवॉइस इशू कर दो। और तीसरे केस में बेटा अगर आपका पेमेंट किसी इवेंट के साथ लिंक्ड है, कि साहब अगर बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो मैं पेमेंट करूंगा, तो यहां मैंने पेमेंट को लिंक्ड कर दिया किसके साथ, कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग के साथ। तो कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग वो डेट बन जाएगी जिस तारीख को बिल्डिंग कंप्लीट होगी, उसी तारीख को आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है बेटा आपके पास में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट बिफोर मेड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखो मैं आपको समझाता हूं, फटाफट बताओ, मेरे साथ आओ, मैं समझाता हूं आपको। बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान हूं और मेरे को बेटा दिल्ली जाना है, दिल्ली,
क्योंकि दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगी है फुटवेयर की। किसकी? फुटवेयर। और बेटा मैं फुटवेयर का डीलर हूं, इसलिए मुझे उस एग्जीबिशन में जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के फॉर्म के अंदर। 5 डेज मेरे को पहला एडवांस में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी डिपॉजिट करा के चलनी पड़ेगी। ये सारी बातें बेटा सेक्शन नंबर 27 में दे रखी है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ सर। अब बेटा मैं दिल्ली आ गया, मैंने वहां पर क्या करा होगा? एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी जमा कराई होगी। एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, मुझे लगा साहब कि मैं वहां पर कम से कम 10,000 रुपए का टैक्स जनरेट करूंगा गवर्नमेंट के लिए। कितने का? 10,000 रुपीज का जनरेट करूंगा। तो मैंने 10,000 रुपीज जमा करा दिए, गवर्नमेंट को जमा करा दिए पहले एडवांस में। लेकिन बेटा बाद में पता चला कि मैं तो 8,000 रुपीज का ही जनरेट कर पाया। यानी मेरे को पे कितना करना है? मेरे को पे करना है 8,000 रुपीज। ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। ये है बेटा आज की बात जब मैं जमा करा रहा हूं, और ये है फ्यूचर की बात जब मुझे पूरा 1 महीना हो गया। मैंने 30 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था और 30 डेज मेरे पूरे हो गए। बेटा पूरा होने के बाद मुझे पता लगा प्रेजेंट और फ्यूचर जमा कराया था 10,000 और बेटा एक्चुअल में टैक्स बना 8,000। अब ये मुझे कह रहा है, गवर्नमेंट को कह रहा है कि साहब मुझे रिफंड दो। कितने का? 2,000। क्यों? क्योंकि 2,000 बेटा मैंने ज्यादा जमा करा दिया। तो ये रिटर्न मुझे, अब आप खुद सोच के बताओ ये 2,000 आपको कब मिलेगा? बेटा आप रिटर्न फाइल कर दो, रिटर्न फाइल कर दो ना सारे के सारे। आपको, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो जो भी आपका GSTR 1 है, जो भी आपका GSTR 1 है और जो भी आपका GSTR 3 भी है, वो आप फाइल कर दो। जैसे ही बेटा आप अपने रिटर्न फाइल करोगे, बचा हुआ रिफंड गवर्नमेंट आपको इशू ऑटोमेटिकली आपके कैश लेजर से कर देगी, क्योंकि 2,000 आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपको अपना रिटर्न टाइम पे फाइल कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पहले, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले। क्योंकि 30 दिन बाद बेटा आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ। 30 दिन बाद बेटा आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सपायर। तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले आपको अपने रिटर्न्स क्या कर देने हैं? फाइल कर देने हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ। एक बार अगर आपने अपने रिटर्न फाइल कर दिया बेटा टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जितना भी आपके कैश लेजर में पड़ा है वो सारा का सारा आपको रिफंड ऑटोमेटिकली दे देगी। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, बेटा डीम्ड रजिस्ट्रेशन मैंने अभी ऑलरेडी आपको समझा दिया था, वापस समझा देता हूं। प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू मेक एनी एक्शन वेयर, proper officer fails to make any action, fails to take or make any action। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं कि विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज बेटा मैंने बताया था ना, आपने क्या करा? आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई, गवर्नमेंट ने 3 दिन दिया बेटा प्रॉपर ऑफिसर को कि 3 दिन में चेक करके बता देना। अगर 3 दिन में रिप्लाई नहीं दिया तो मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। तो विद इन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंड द सेकेंड थिंग है कि अगर बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आई बीच में, कोई क्लैरिफिकेशन मांगा, तो क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा और देने के बाद 7 दिन मिलेंगे प्रॉपर ऑफिसर को। कितने दिन मिलेंगे? 7 दिन। तो विद इन 7 डेज from the submission of clarification information or any document, from the date of submission of, from the date of submission of any information, document, from the date of submission of any information, document or clarification। अगर 3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया या 7 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया, तो बेटा मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा? वेयर प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू मेक एनी एक्शन विद इन 3 डेज और विद इन 7 डेज, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड एक्सेप्टेड। क्या बोलेंगे? द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन deemed to be accepted, has been deemed to be accepted। बेटा ये माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गई है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं बेटा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं बेटा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? बोलो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। हाँ सर। अगला रहा बेटा रिवाइज्ड इनवॉइस।
रिवाइज्ड इनवॉइस, ये भी बेटा मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ईपीएस वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर वापस एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, और शायद ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया भी है। इधर आओ, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे ये सब मैंने ऑलरेडी बेटा ईपीएस वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, एग्जाम प्रैक्टिस सेशन जो मैंने सीए इंटर वालों के लिए रिकॉर्ड किया था। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले आप वो लेक्चर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या बता रहा था मैं आपको? मैं बता रहा था आपको दोस्त रिवाइज्ड इनवॉइस। ओके, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, देखो मेरी बात को सुनो। होता क्या है, ये लो, ये है बेटा डेट ऑन विच आई एम बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। या वो डेट है, फॉर एग्जांपल आप मान लो ये 10th नवंबर है। बोलो क्या है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। हाँ सर, 10th नवंबर, 10 तारीख है बेटा। और इस तारीख को क्या हुआ, मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन में बन गया। सर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जिस दिन आप 20 लैक्स को क्रॉस कर देते हो ना, 20 लैक्स या फिर 40 लैक्स जो भी लिमिट है उसको आप क्रॉस कर दोगे, उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। गवर्नमेंट वहां से आपको 30 दिन का टाइम देती है। कितने दिन का? 30 डेज का। 30 डेज में आपको अप्लाई करना होता है। आपने 30 डेज में उसको अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया, आरसी ग्रांट। यहां पर गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया, रजिस्ट्रेशन दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, यानी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और आपको सर्टिफिकेट दे दिया। अपन मान के चलते हैं डेट होगी बेटा फॉर एग्जांपल 18 नवंबर। 18 नवंबर बेटा, इस पीरियड के अंदर आपने क्या अपना बिजनेस बंद कर दिया होगा क्या? नहीं सर, बंद क्यों कर लिया होगा, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। यानी कि बेटा यहां पर भी आपने सप्लाई करी होगी, यहां पर कंटिन्यूस आप क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे इस पीरियड के अंदर। अब बेटा इस पीरियड के अंदर जो सप्लाई करिए, क्या आपने टैक्स कलेक्ट करा था? आंसर इज यस, क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन बन चुका हूं। यहां पर मैं इस जगह पर मैं ऑटोमेटिक क्या बन चुका हूं, टैक्सेबल पर्सन। तो क्या मैंने टैक्स कलेक्ट किया था? हाँ। क्या रेसिपिएंट जिसने टैक्स दिया बेटा वो आईटीसी ले सकता है? नो सर, क्यों? टैक्स दिया ना उसने, टैक्स दिया तो आईटीसी लेगा। बेटा आईटीसी लेने के लिए उसके पास में इनवॉइस होना जरूरी है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। और बेटा जब तक मेरे पास आरसी नहीं आ जाता मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। जब तक मेरे पास आरसी नहीं आ जाता मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। यानी कि इस पीरियड में बेटा ये रेड कलर से मैंने जितनी भी सप्लाईज करी है, देखो ये वाली, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये रेड कलर से जितनी भी सप्लाईज करी है इनके रिस्पेक्ट में मैंने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेटा आरसी 18 नवंबर को आया ना, तो 18 नवंबर से पहले जो भी मैंने माल बेचा होगा, जो भी मैंने माल बेचा होगा 18 नवंबर से पहले, उस माल के रिस्पेक्ट में मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में आरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के बेटा मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद 1 महीना दे देते हैं आपको। आरसी मिल गई ना, आरसी मिलने के बाद 1 मंथ, आरसी मिलने के बाद 1 मंथ आपको दे देते हैं। बेटा इस 1 महीने के अंदर आप इशू कर दो उन सारी सप्लाईज के रेस्पेक्ट में, जितनी भी पीछे आपने सप्लाईज करी है इन सबके रेस्पेक्ट में आप क्या इशू कर दो बेटा, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। उन लोगों को दे दो, किनको? रेसिपिएंट जो आपसे माल खरीद के गए। उसके बाद में बेटा उनको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद में वो आईटीसी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या आ गया, टैक्स इनवॉइस आ गया। बोलो हाँ कि ना? कहानी समझ आई कि नहीं आई? गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आपको आरसी दे दी है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमने आपको आरसी दे दी है। आरसी देने के बाद पिछली सप्लाईज के रेस्पेक्ट में जो भी तुम्हारा इनवॉइस बाकी है वो इनवॉइस तुम 1 महीने के अंदर अंदर इशू कर सकते हो। सर इस वक्त जो मैं सप्लाईज करूंगा, बाद में जो सप्लाईज चल रही होंगी वो उसके रेस्पेक्ट में तो कर ही रहूंगा ना। यहाँ जितनी भी इनवॉइसेस इशू कर रहा हूँ बेटा आने वाले टाइम में, बाद वाले टाइम में मिलने के बाद, उनके रेस्पेक्ट में तो मैं पहले ही क्या इशू कर रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस। अब तो मैं टैक्स इनवॉइस डायरेक्ट इशू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं तो पहले वाले पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस वाले पीरियड की। इसमें जो सप्लाईज करी थी उसके लिए अगले 1 महीने के अंदर आरसी मिलने के बाद मैं नई इनवॉइस बनाकर उन लोगों को दे सकता हूं। उसको बोलते हैं अपन रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेटा आपका रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का ही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है बेटा डेबिट नोट। डेबिट नोट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 34(3) के अंदर। मैंने आपको बताया डेबिट नोट 2 सिचुएशन में इशू हो सकता है बेटा। या तो आपने वैल्यू ज्यादा चार्ज कर दी हो, या फिर आपने टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया। ओ सॉरी, मैंने क्या बोला, डेबिट नोट यानी कि वैल्यू कम थी और टैक्स भी कम था। क्या बोला मैंने? आपने जो वैल्यू चार्ज करी थी वो कम चार्ज करी थी, और जो टैक्स चार्ज किया था वो कम चार्ज किया था। तो अब आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्रेडिट नोट के अंदर उल्टा होता है। क्रेडिट नोट के अंदर आपको क्या होता है कि आपने ज्यादा चार्ज कर रखा होता है, तो कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट इशू करते हैं बढ़ाने के लिए, यानी एक्चुअल में जो वैल्यू थी, द वैल्यू वो क्या थी, ज्यादा, मैंने लगा दी कम। तो अपन बोलेंगे कि द वैल्यू इन द इनवॉइस इज फाउंड टू लेस देन द वैल्यू फॉर द सप्लाई। क्या बोलेंगे? द वैल्यू इन द इनवॉइस इज फाउंड लेस देन द वैल्यू फॉर द सप्लाई। वैल्यू फॉर द सप्लाई थी 100 रुपए और वैल्यू इनवॉइस में है 90 रुपए।
तो 10 रुपए का मिला तो 10 रुपए के लिए अपन डेबिट नोट इशू कर देंगे। दूसरा पहले टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज फाउंड लेस देन द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। टैक्स पेबल कितना था? टैक्स पेबल था 100 रुपए, जबकि आपने टैक्स चार्ज कितना करा इनवॉइस के अंदर 80 रुपीज, तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। ये डेबिट नोट भी बेटा आपका हो गया। रिवाइज टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट क्रेडिट नोट का बेटा कंटेंट वही होता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सप्लायर की डिटेल होगी, रेसिपिएंट की डिटेल होगी, सीरियल नंबर होगा, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो कि क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, तो आपके पास में क्या होगा बोलो, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या बोला मैंने? सप्लायर की डिटेल्स जिसके अंदर उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी बताया था ना अभी, हाँ सर। रेसिपिएंट की डिटेल जिसमें रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस, जीएसटी। उसके अलावा नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट है कि क्रेडिट नोट है। उसके अलावा बेटा सीरियल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर है ना, हर इनवॉइस के ऊपर बेटा बिल नंबर होता है ना, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, वो। और दूसरी बात बेटा कि अगर आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो तो पर्टिकुलर इनवॉइस का रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि किस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में डेबिट नोट इशू करा। अकॉर्डिंगली बेटा क्रेडिट नोट के अंदर भी आपको जो इनवॉइस इशू करी है उसके रेस्पेक्ट में रेफरेंस देना पड़ेगा। और एंड में बेटा आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, है ना, वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू के साथ इस बार तो अपन टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात हो रही है। अपन ने पिछली बार कंटेंट देखा था बिल ऑफ सप्लाई के, उसको इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो यहां पर बेटा आ जाएगा टैक्स चार्ज्ड, टैक्स चार्ज्ड। अब टैक्स डेबिटेड और टैक्स क्रेडिटेड किसके रेस्पेक्ट में? डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में। अगर टैक्स बढ़ा रहे हो, कम लगाया था अब ज्यादा लगा के बता रहे हो तो टैक्स डेबिटेड, और पहले ज्यादा लगा दिया था अब कम कर रहे हो तो क्रेडिट नोट इशू करोगे। और क्रेडिट नोट में क्या करोगे? टैक्स क्रेडिटेड। कितना कर रहे हो वो दिखा दो, और एंड में बेटा सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सारी बातें बेटा अपन यहाँ पर देखी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। और बेटा इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि शायद, हाँ बिल्कुल सर मेरा अंदाजा सही है, 8th क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ बेटा आपका ये स्टडी नोट कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ अपन ये लेक्चर भी अपना कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक बार फिर, और वहां कवर करेंगे हम हमारे पास स्टडी नोट नंबर 7 एंड स्टडी नोट नंबर 8। आई होप बेटा आपको पढ़कर बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं और भी टॉपिक्स के ऊपर। मेमोरी टेक्निक्स बनाकर भी मैं देने वाला हूं आपको, जिसके अंदर बेटा आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, 2 देखा होगा ना, इसके अंदर जितनी भी मेमोरी टेक्निक है पूरे जीएसटी के अंदर हम पूरा जीएसटी बेटा मेमोरी टेक्निक के थ्रू आपको याद करा देते हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम में याद रहना जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा दूंगा, एनालिसिस में आपको करवा दूंगा, केस स्टडी, प्रैक्टिकल सिनेरियो सब दिखा दूंगा, हर चीज दिखा दूंगा, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा साहब। बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लॉ की केस स्टडीज पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एग्जाम में लिखने भी तो आना चाहिए ना, और उसके लिए बेटा मेमोरी में रिटेन होना जरूरी है। तो रिटेन होने के लिए हम आपको समझाने के बाद मेमोरी टेक्निक्स देकर याद भी करा देते हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है बेटा तो कमेंट कर सकते हो यहाँ पर तो, और इसके अलावा बेटा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू, meet you in the next lecture.